चलो भाई आ जाओ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आराम से। वैसे ही आपके 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें पैटर्न बता देता हूँ कि मेरे पढ़ाने का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। अब जो लोग नए हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, माय नेम इज अभिषेक मिश्रा, ठीक है। जो भी नए बच्चे हैं, गर्ल्स में और बॉयज़ में, मैंने यहाँ पर इससे पहले भी विषय पढ़ाए हैं और इस क्लास के अंदर थोड़े व्यंग आएंगे, हंसी मजाक में। तो ऐसा ना हो कि क्लास के बाद आप पंखा और रस्सी खरीदते पाए जाए, ठीक है। पंखा तो घर पे होगा, हो सकता है आप रस्सी खरीद रहे हैं। और बाकी एसएससी के लिहाज से क्या होता है, जितना फैक्चुअल ज्ञान चाहिए वो आपकी समझ में बैठाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन कंसेप्चुअल चीज़ें भी बिल्ड करते चलिए, ठीक है। पढ़ाने का यहाँ पर तरीका ये रहेगा, आ जाओ बेटा आ जाओ। वैसे तो मेरी क्लास यहाँ पर रोज होनी चाहिए, लेकिन रोज नहीं होगी। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरी क्लास रहेगी। हाँ, पैर में स्कूटी स्लिप हो गई थी इस वजह से। अब ठीक है, मुँह चाहिए, मतलब टोटल अगले थर्सडे को जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। बैठ जाओ, ठीक है। तो अभी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ा। पैटर्न ये रहा करेगा कि मेरी क्लास जैसे थर्सडे को होगी, तो सोमवार मंगल बुध को भी जो करंट अफेयर बना करेंगे वो मैं तुम्हें यहाँ सॉल्व करूँगा। प्रतिदिन करंट अफेयर। देखो एसएससी के अंदर करंट का ज़्यादा वेटेज नहीं होता, हर एग्जाम का फॉर्मेट अलग अलग होता है। एसएससी के अंदर 4 5 6 क्वेश्चन अगर आते हैं करंट के, तो क्या आते हैं, अवार्ड किसे मिल गया, पुस्तक कितने लिख दी, कोई बहुत जटिल क्वेश्चन आ गया, और पॉलिटी के लिहाज से कोई करंट अफेयर, कोई बिल वगैरह है, तो बच्चे समझ ही नहीं पाते कि ये पॉलिटी का करंट पूछ रहा है कि स्टैटिक। मैं तुम्हें ज़्यादातर वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो तुम्हारे एसएससी के एग्जाम में तो सीधे आएंगे। अब ये बताओ, द हिंदू जैसा न्यूज़पेपर जिसको पढ़ने में दिक्कत आती हो, वो मैं पढ़ने के लिए 1-2 एडिटोरियल उसके बता दूंगा कि द हिंदू की खबरों पे कैसे कमांड करें, क्या चीज़ निकलती है। करंट अफेयर का तुम्हें सोर्स बता दूंगा, साथ में तुम्हें टेस्ट सीरीज बना के दे दूंगा। जैसे आज हमारी क्लास के बाद तुम्हें 50 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दूंगा आंसर के साथ। पहले घर पे गलत करना, सारे आंसर देख के बिना देखे लगाना, उसके बाद घर पे आंसर देख के लगा लेना। क्योंकि जो मैगजीन जो भी मार्केट में चल रही है, फिर चाहे वो पिनेकल की हो, करियर मिल की हो, जितनी भी महंगी कोचिंग की हो, मैं सबका इकट्ठा डेटा करके तुम्हें एक ही क्लास में दूँगा। समझ गए। क्लास से 7-8 रहेंगी, तेजी से पढ़ेंगे, 500 MCQ का डेटा लेके चलेंगे, इतना हो जाएगा। और मेरी समझ से जितने मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, अगर आप क्लास में रेगुलर रहे तो आपके पास सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे, ये श्योरिटी है, ठीक है। चलो भाई शुरू करें। अब देखो आज कौन सा दिन है, तो आज क्या डेट है बताओ भाई, 4 मई। चलो भाई, तो 4 मई को पहला क्वेश्चन ये है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कवर कैसे किया जाता है। चलो इस प्रश्न को पढ़े और उत्तर देने का प्रयास करें, बताओ। हाँ, इसका उत्तर वेरी गुड। किस भारतीय को विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अब जो बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। अब जरा अपनी बुद्धि में एक बात बैठाना, क्योंकि क्वेश्चन से समझ जाओ। अवार्ड का नाम क्या है, विटली। विटली इसे बोला जाता है, इंग्लिश वालों देख लेना, ये एक संस्था के द्वारा दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है, जब भी तुम में से कोई रोड पे गाय देखता है, भैंस देखता है, मन में एक विचार आता होगा, या कभी सारस को देखता है कि यार ये दुविधा में है, जरा इसको बचा ले, तो बेटा ऐसे ही सेम ख्याल डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन की खोपड़ी में आया। जब उन्होंने सारस को देखा, तो जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा इसके संरक्षण के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कार्य करना शुरू करा, तो उसी के संरक्षण के प्रयास में इनको भारत से यह पुरस्कार दिया है। सिर पे कुछ पहन रखा था, इन्होंने पुरस्कार दे दिया समय। अच्छा, इसको पुरस्कार मिला, मैं दिखा देता हूँ। ये लो बेटा, पहले तो ये जानकारी नोट कर लो, इसलिए मैंने A4 पन्ने में गए थे। देखो किसको मिला है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। कहाँ से बिलोंग करती है, असम। असम। ये जो फ्लो चार्ट बना है, ये फ्लो चार्ट आपको पूरा प्रश्न नहीं उतारना, सिर्फ इतना लिखना है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाने, करंट के नोट्स ऐसे ही बना। अब तुम भले ही एसएससी के हो, लेकिन इसमें सारा डेटा कवर्ड है फैक्चुअल, ठीक है। तो पहले लिखेंगे डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, कहाँ की है, असम। अभी तो तुम्हें इजराइल और हमास सारे मुद्दे बताऊंगा, अभी तो बस वार्म अप कर रहा है। आज के 10 क्वेश्चन तो कर लें, फिर तुम्हें IR पे लेके चलते हैं, है ना, द हिंदू पे लेके चलते हैं। तो बेटा इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, व्हाइटले गोल्ड अवार्ड। अब इस अवार्ड की भी सुन लो, अब ये अवार्ड की उम्र 30 साल हो चुकी है सर, क्यों, क्योंकि बेटा ये 1993 में शुरू करा गया था। अब इम्पोर्टेंट बात समझिएगा, ऑस्कर वैसे तो पुरस्कार दिया जाता है फिल्म कला के क्षेत्र में, पता है ना, ऑस्कर दिया जाता है। इस बार ऑस्कर मिला है नाटो को, कि इससे पहले वाले में मिला था सर, पहले वाले में। इस बार इंडिया से कोई भी
गाने को किसी को नहीं मिला। लेकिन इस साल ऑस्कर में कौन सी पिक्चर नामांकित हुई थी, बता सकता है कोई? बताओ भाई, इस साल ऑस्कर प्राइज के लिए भारत से कौन सी पिक्चर का नाम गया था? और वो पिक्चर तुम सबने देखी और जितने बैठे हो तुम्हारे काम। कौन सी? नहीं। कौन सी? आयरन मैन? बेटा बताओ कौन सी? नहीं बता, मैं बताता हूँ। 12वीं फेल मनोज शर्मा की, वो ऑस्कर के लिए नामित होके गई थी। ऐसे कई तथ्य तुम्हें मैं बताऊंगा जो नहीं बताऊंगा, समझिएगा बेटा। इस अवार्ड का नाम है ग्रीन ऑस्कर। ये ऑस्कर की श्रेणी में ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है। याद रखिएगा, इसको जारी कौन करता है? इसको ब्रिटेन जारी करता है। भैया ब्रिटेन हर देश के कुछ चुनिंदा लोगों की सूची बनाता है। वो ये देखता है कि कौन वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। तो ऐसे में उसे लगा यार ये पूर्णिमा देवी जो है असम की, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, किसे बचा रही है? तो बेटा इन्होंने आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम था स्टॉप सिस्टर। इसमें किसको बचाया था? बेटा सारस को। ये चीज याद रखना। और ट्रिक क्या है? पूर्णमासी की रात सारस निकला। अब तुम्हें ट्रिक जाननी है, ट्रिक भी जान। पूर्णमासी की रात में सारस निकला। अगर तुम्हें ट्रिक मुझे बनानी है तो ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। ऐसे याद रख सकते हो, पूर्णमासी की रात में सारस निकला। तो भैया पूर्णिमा कनेक्टिविटी, सारस संरक्षण, समझ लो। अब पूर्णमासी की रात तो है वो दिखने में चांद सफेद होता है, तो अवार्ड का नाम भी वाइट से है, वाइट ले। तो जितना तुम कनेक्ट करना चाहो याद रखना, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तो बता रहा हूँ वन लाइनर एग्जाम की अप्रोच क्या होती है। जब ये फ्लो चार्ट बना लो तो अगले प्रश्न चलते हैं। लिख लिया? सभी नोट कर लें। नहीं समझ आ रहा क्या करना? जैसे ही डिक्टो बना वैसे उतार। मैं पीडीएफ दे दो लेकिन बनाना तब भी है, क्योंकि करंट की एक खास बात है। हमारे मास्टर कहते थे हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात हट्टी सुबह सका, लेकिन ये बात करंट पे लागू है। और करंट अभी सफा हो जाए, समझ गए? तो याद रखना बेटा, पूर्णमासी की रात सारस, पूर्णमासी की रात मून कैसा होता है? हाँ वाइट। देखा, इससे सोच पता चलती है। रेसिस्ट जो लिख लिया। ग्रीन ऑस्कर किसे कहते हैं? ग्रीन ऑस्कर, ग्रीन ऑस्कर सर इसी वाइटले अवार्ड को कौन सा देश जारी करता है? ब्रिटेन। ब्रिटेन। इस साल किसे मिला है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी को। कहाँ रहती है मैडम? असम में। क्यों दिया गया? सारस को बचाने के लिए। बेटा एक प्रश्न से इतना डेटा निकल के आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर की समझ बिठाना जरूरी है। अभी तो मैं तुम्हें डेटा वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी द हिंदू पे लेके आऊंगा, फिर तुम्हें और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूरा टेस्ट दूंगा यूपीएससी सभी का आज के लेक्चर में, ताकि तुम निर्णय ले लो तुम्हें किस मास्टर से क्या चीज पढ़नी है। चलो भाई ठीक है। और जो जानकारी मैंने बोली है वो सारी जानकारी मैंने लिख भी दी है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। अगर जैसे फ्लोचार्ट ना भी पता हो तो भैया डॉक्टर पूर्णिमा को देख लो, सारस संरक्षण देख लो, किसने दिया ये देख लो, सब लिखा हुआ है। यानी पीडीएफ में फ्लो चार्ट को पढ़ने का भी डबल बेनिफिट। समझ रहे हो? नए वाले छात्र क्या नाम है? ऋषभ कुमार। वो दोबारा नाम बताया। चलो भाई अब ये बताओ, इस साल तुम लोगों ने बड़े दुख के साथ देखा होगा कि मीडिया जो है, सभी ने कहा मीडिया बिक गई है, बिक गई। अब 2023 में भी रिपोर्ट जारी होती थी बेटा मीडिया को लेकर, और 2024 में भी रिपोर्ट जारी हुई। 2023 में इंडिया की रैंकिंग बता सकते हो कितनी थी? नहीं पता? 2023 में 161 80 देशों में से। अब कल जो रैंकिंग आई है वो ये, मेरी बात समझना। तो बेटा जरा खुद सोचो, 180 देश में ये हमारी भारत की प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता क्या होती है सब जानना चाहते होगे। जैसे मैं सरकार, मैंने देखा दैनिक जागरण आजकल बहुत छाप रहा है कि उज्ज्वल योजना में उज्ज्वल होते सरकार के सपने, गरीब सेक रहा आज भी लकड़ी पर रोटी। तो इसका मतलब उज्ज्वल योजना तो फेल हो गई। मैंने एक लेख निकाला, अब सरकार को बुरा लगा। सरकार कह रही है कि यार हम बड़ी मुश्किल से उज्ज्वला योजना का प्रमोशन कर रहे हैं और ये जाहिल पत्रकार ये हमारी न्यूज़ को अपोजिट निकालता। तो मुझे फ़ोन आया ऑफिस से कि देखो हम सत्ताधारी पत्रकार हैं, अगर तुमने हमारे खिलाफ न्यूज़ निकाली तो हम तुम्हारी जो एजेंसी है उस पर ईडी सीबीआई का छापा पड़वा देंगे या तुम्हारा जो न्यूज़पेपर है बंद कर देंगे। मुझे दबा दिया। तो क्या मैं स्वतंत्रता से कोई न्यूज़ निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल पाऊंगा। बेटा ऐसे ही विश्व में संगठन है, वो सब देशों के पत्रकारों की स्थिति देखता है। उसने कितने देश उठाए? 180 देश। उसने भारत की रैंकिंग निकाली कि भारत में मीडिया को कितना दबाया जाता है। तो भारत की मीडिया की स्थिति बड़ा दुर्गम है। 180 देशों में से हम बिल्कुल निचले पायदान पे हैं, 159 पे। और पिछली बार कौन से पायदान पे थे? 161 पे। तो स्थिति खराब है। समझे बात को? तो बेटा इस प्रश्न में दो चीजें मिल रही हैं। एक तो मीडिया की 2024 में इंडिया की स्थिति क्या है सर? 159। कितने देशों में से? 180। पिछली साल कितनी थी?
161। बेटा इस बार मीडिया की थीम भी है हर साल। सर ये थीम क्या होती है कि मीडिया को पूरे साल किन विषयों को ज़्यादा छापना चाहिए, उठाना चाहिए। अब तुम्हें नहीं लगता पर्यावरण का भारी चोट है? भाई पर्यावरण का मुद्दा तो उठाना ही चाहिए, सरकार तो छोड़ी दो, तो विफल है। तो अब जरा चारों ऑब्जेक्टिव में से देख के बताओ कि कौन सा वाला तुम्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ भाई बताओ, उत्तर देने का प्रयास करें। क्या लगता है क्या होगा? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम क्या रही होगी? थीम मतलब विषय क्या रहा होगा? हाँ, किस किस में पर्यावरण दिख रहा है? सबसे पहली लाइन में लिखा है कि एनवायरमेंटल। अरे तो काहे घबरा रहे हो? प्यार से बोलो कि सर एनवायरमेंटल ही है इसकी थीम। तो मैं अभी पूरा उतारना चाहूँ तो उतार लो, वरना तुम्हें लिखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई। भारत की रैंकिंग वर्ष 2023 में कितनी थी बेटा? 161। अब कितनी रैंकिंग है? 159। सर जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र। कौन जारी करता है बेटा? संयुक्त राष्ट्र जो है उसके पास इतना काम है कि वो 193 देशों की सदस्यता को देखता रहता है। तो उसने क्या करा? उसने स्पेशली क्लास में एक मॉनिटर बना दिया। भाई जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी विशेष जांच एजेंसियां होती हैं, ऐसी एक जांच एजेंसी यूनेस्को। उसको यूनेस्को को बोला कि जाओ तुम प्रेस स्वतंत्रता की रिपोर्ट छापो। तो ये किसने छापा है? सर यूएन का स्पेशल एजेंसी जिसका नाम क्या है? यूनेस्को। बेटा ये यूनेस्को किसके अधीन काम करती है? देखो जानकारी। पीसीएस में भी यही प्रश्न मिलेंगे। अगर कोई पीसीएस घर के बैठा है तो टेंशन ना लो बेटा, पीसीएस के अंदर यही सब डाल देते हैं। ऊपर जो डेट गायब हुई है वो 3 मई है। 3 मई जो ऊपर चली गई, ठीक है। अब 10 पाँव तेल भी खाएंगे उस ऊपर चली गई। कब मनाया जाता है विश्व स्वतंत्रता प्रेस स्वतंत्रता दिवस? 3 मई। कब? 3 मई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई। पूर्णमासी की रात में कौन चमकता है? हाँ अच्छा, पूर्णिमा देवी ने किसको बचाया था? गोल्ड। याद रखो बेटिया, ऐसी पहुंच कुछ भी पूछ लो तो बताना मत, कहीं तुम सच बोल दो जी किसका नंबर है सर उनका, मतलब कुछ भी यार। चलो यार जल्दी बात करके आओ, बिना खाना खाए चले आए, यही होगा। ठीक है तो बेटा लिखो, जो सारी चीजें नोट करो। इसकी थीम आप चाहो लिख लो, जैसे इंग्लिश में अभी नहीं साफ दिख रहा हो, टेंशन की बात नहीं है। आज ही ग्रुप में पीडीएफ पड़ जाएगी एसएससी वाले पे, तो मैं ये थीम दोनों लिखी हुई मिल जाएंगी। ये पूरी पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ मिलेगी। ठीक है बेटा, इस साल की थीम तो याद रखनी है, पिछले साल की भी याद रखनी है। क्यों? क्योंकि जब रैंकिंग मैंने 2023 की भी बताई, 24 की बताई, तो बेटा मैंने थीम भी तुम्हें दोनों बताई है। थीम दोनों याद रखनी है ना। जब भी लिख लोगे तो वापस से रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता पूरे विश्व में किस एजेंसी द्वारा जांची जाती है सर? संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी जिसका नाम है यूनेस्को। बेटा ये क्यों जांचती है? ताकि कौन से देश में पत्रकारों को कितनी स्वतंत्रता मिली है, खुल के खबरें दे पाते हैं। इंडिया में क्या स्थिति है? तो 2024 में इंडिया की स्थिति 180 देशों में से बहुत बेकार है, 180। और 161वें नंबर पे कब थी पिछली बार? ज्यादा अच्छी कौन है? नॉर्वे। पिछली बार कौन था? डेनमार्क। ये सारे वही देश आते हैं जो ज्यादा यूरोपियन देश में, पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान तो थोड़ी इंडिया से नीचे गए। सबसे ज्यादा हालत है सोमालिया, साउथ सुडान, इन जैसे दक्षिण अफ्रीका के देशों। और अब तो उसकी स्थिति सुधर गई है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ये ताज्जुब की बात है। तो बेटा याद रखिएगा। और इसकी थीम क्या थी कि जितने भी पत्रकार हैं वो किन मुद्दों को भी ज्यादा अच्छे से कवर करें? पर्यावरण। तो इसलिए इनकी थीम थी बेटा प्रेस फॉर द प्लेनेट, यानी एक ऐसा पत्रकार जो ग्रह के लिए होना चाहिए। कौन सा ग्रह है? यही पृथ्वी, ये भी ग्रह है। अच्छा ये बताओ संयुक्त राष्ट्र बना कैसे? संयुक्त राष्ट्र है क्या? मैं ये भी बता ही दूंगा। हाँ क्या है संयुक्त राष्ट्र? कोई जानता है संयुक्त राष्ट्र क्या है, क्यों बना? ऐसे ही मजे के लिए बना दिया या क्या हो गया? संयुक्त राष्ट्र क्या है? हाँ वर्ल्ड वॉर 2 के समय, हाँ 1 के समय, 1 के बाद। अच्छा जितने बच्चे यहाँ बैठे उन्होंने इन्हें ये पता है संयुक्त राष्ट्र क्या है? सुना है कभी? नाम सुना है संयुक्त राष्ट्र का? कुछ तो आइडिया होगा संयुक्त राष्ट्र क्या है। चलो मैं तुम्हें एक प्यारी सी चीज बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है ध्यान से। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1400। हाँ
ठीक है, समझना है। अब ये बस छोटी सी चीज है, इसी बोर्ड पे आ जाएगी, समझाते रहा हूँ ताकि तुम जीवन में संयुक्त राष्ट्र नहीं भूलो। बेटा 1914 से 1918 के अंदर से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। सर प्रथम विश्व युद्ध में कौन लड़े? तो बेटा पूरे जितने भी देश थे। शुरू तो करा था कि भैया ड्यूक चिंदम के बाद चक्कर में, भाई जो आपको पता है कि राजा साहब गए थे उनको गोली मार दी थी जाकर के, तो शुरू जो है वो करा गया था सिर्फ एक राजा की हत्या से, लेकिन ये देशों की अपनी पावर का प्रदर्शन बन गया। तो आप अभी आसान भाषा में समझिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1918 तक रुक नहीं रहा था। तो क्या हुआ, 50 देश आगे आए और एक जगह है, उस जगह का नाम है सैन फ्रांसिस्को। बेटा यहाँ पर आकर के वो लोग बैठे, उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में कम से कम 7 करोड़ मानव जाति का विनाश हो गया, कोई बचा ही नहीं है, और अगर ऐसे ही चलता है तो इस पृथ्वी से सारे जंतु गायब हो जाएंगे। भुखमरी पड़ गई, अकाल आ गया, बैंकों का पैसा खाली हो गया। तो बेटा इस विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप रिजल्ट में एक संस्था बनाई गई, याद रखना, जो बनती है 1 जनवरी 1920 को, वेरी गुड, लीग ऑफ नेशन। मेरी बात समझना सर, ये संस्था क्यों बनी? ताकि विश्व युद्ध प्रथम की तरह क्या ना हो, द्वितीय, क्या ना हो, द्वितीय। इतनी बात आई समझ में? पहले इतनी बात आई समझ में? सर प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद सभी देश एक साथ बैठे सम्मेलन में। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा ऐसे तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी भाई। तो जितने भी देश हैं, जर्मनी एक तरफ, रशिया एक तरफ, यूएसए एक साथ, ब्रिटेन एक साथ, तो जितनी भी अलाइड और एक्सेस पावर थी बेटा, वो सब आपस में लड़ने की वजह से विश्व युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इसे रोकने के लिए बेटा कौन आगे आया? लीग ऑफ नेशन। कौन आगे आया? लीग ऑफ नेशन। समझिएगा, ये जो लीग ऑफ नेशन बेटा बना था, इसका काम क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध ना होने देना। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, बोलो हुआ सर, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945। अब समझना, कनेक्टिविटी देखना बेटा, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो इसका कोई काम था? सर इसे खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? तो ये बताओ, जब सिंपल सी बात है, ऐसी कोई चीज बनाई गई जिसका काम था रोकने का, जब वो रोक ही नहीं पाई, विफल हो गई, तो भाई ऐसी बात है। अब सुनो ध्यान से, अब एंट्री होती है तुम्हारे हीरो की। अब ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है, इसके बाद एक और चीज बनाई गई जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र। इसीलिए तुम अब जीवन में मत भूलना, संयुक्त राष्ट्र की डेट है 24 अक्टूबर 1945। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध, हाँ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए सब लोग साथ में बैठे, फिर से सम्मेलन हुआ। अब की बार कहाँ बैठे? पेरिस में। और रोकने के बाद, बैठने के बाद सबने निर्णय लिया कि अब एक ऐसी संस्था बना लो जिसका नाम होगा संयुक्त राष्ट्र। लेकिन बेटा मैं तुमसे एक सवाल डाल देता हूँ, किसका नाम था? हाँ, मतलब इंडिया जो है, बाद में आपने नाम जो बता रहे हैं वो भी कंडीशन बता। अब समझिएगा, बड़ी मजेदार बात। अब मैं तुम्हें एक और धर्म संकट पे डालता हूँ, देखो तुम्हारी बुद्धि कितनी तीव्र है। पहला लीग ऑफ नेशन क्यों बंद करा? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद बनाया था कि दूसरा नाम। जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया तो हमने किसको खत्म कर दिया? लीग ऑफ नेशन को। उसे राष्ट्रों का समूह भी कहते हैं हिंदी में, या राष्ट्रों का संयुक्त। ठीक, अब मुझे ये बताओ, इजराइल ईरान, इजराइल हमास, रशिया यूक्रेन हो रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया था कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। तुम्हारे सामने हो रहा है, तो क्या करना चाहिए संयुक्त राष्ट्र? भाई तुम्हारे सामने प्रश्न है, मैंने तुमसे कहा कि इसे इसलिए बनाया गया कि अब तीसरा विश्व युद्ध ना हो। और तीसरा विश्व युद्ध की स्थितियां हैं क्योंकि भैया नवंबर से वो दो पागल लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहे हैं सर? रशिया लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ रहा है। उसके बाद में इधर ये भी शुरू हो गया फरवरी, प्यार के महीने में 24 फरवरी को 2000, ये भी शुरू हो गया। फरवरी में जैसी स्टार्टिंग हुई, ये आ गया इधर अपने इजराइल। ठीक है, इजराइल पैलेस्टीन विवाद चल गया, हमास ने सबसे पहले 5000 मिसाइलें डाल दी। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम आज के जगत में जरा रेलिवेंसी बताओ कि ये संयुक्त राष्ट्र का फायदा क्या है? हम देख भाई प्रश्न चिन्ह उठाता है। याद रखना बेटा, इस बार संयुक्त राष्ट्र पे सवाल बनेगा, मेंस में तो बनेगा, पीसीएस में बनेगा, लेकिन तुम्हें बस मैंने कंसेप्ट बता दिया कि वनडे एग्जाम में और पीसीएस के एग्जाम में क्या अंतर होता है। घटनाक्रम तुम्हारे सामने, याद रखिएगा। इसी यूएन ने खुद को संभालने के लिए 6 विशेष एजेंसियां बनाई। कौन कौन सी बनाई यूएन की एजेंसियां? तुमने पढ़ी होंगी, याद है किसी को? कौन कौन सी 6 एजेंसियां बताओ? इसी संयुक्त राष्ट्र की 6 एजेंसियां हैं बेटा, इसी की। अच्छा ये बताओ, भारत कब इसका सदस्य बना? भारत, तो याद रखिएगा, भारत सदस्य बना 30 अक्टूबर 1945। भारत ने 6 दिन का टाइम लिया था सोचने में कि हमें जुड़ना है कि नहीं जुड़ना। क्यों? और वैसे भी भारत यूएन में खुद से नहीं जुड़ा था। 1947 में तो हम आज़ाद हुए, तो हमें किसने जोड़ा यूएन में? ब्रिटेन। ये बुद्धि की बात है।
जब आज़ादी 15 अगस्त 47 को हुई और ये बना ही 45 को था, तो हमें ज्वाइन करा दिया गया, ठीक बनने के 6 दिन बाद किसने करा दिया? ब्रिटेन। उसका खामियाजा हम भुगतते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज की डेट में इसमें कितने सदस्य हैं? 193। और बेटा एक जो व्यक्ति होता है वो पूरे 193 देशों को अकेले नहीं देख सकता, तो इसके 6 कार्यकारी परिषद है, और इन 6 के तुम चाहो तो नाम लिख सकते हो। सबसे पहले का नाम है महासभा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है जनरल असेंबली, ठीक है। दूसरा बेटा क्या होता है? पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट को तुम समझ ही सकते हो, संसद। तीसरा इकोनॉमिक सोशल काउंसिल यानी कि सामाजिक और आर्थिक परिषद। चौथा होता है बेटा न्यास। पांचवा होता है इंटरनेशनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। छठा कोई बताए मुझे? तीसरा इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक परिषद। एक बताओ कौन सा है, वो तुम लोग बताओ। हाँ भाई बेटा, एक जो मैंने छोड़ा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखो मैं तुम्हें कहाँ लेके चलता हूँ, सिक्योरिटी काउंसिल। 6 ऑर्गन। संयुक्त राष्ट्र क्यों बना? घटना संचित। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन खत्म कर दिया, द्वितीय हो गया। द्वितीयों को रोकने के लिए द्वितीयों के बाद तृतीय ना हो, तीसरा ना हो, तो भैया क्या बनाया? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, बोर मत होना, अभी इसके आगे आ रहा और अखंड ज्ञान। अभी ये सिर्फ शुरुआत है बताने के लिए कि पढ़ाई अब शुरू हो चुकी है। जो चीज ना दिखे बेटा पूछ लेना मुझसे, ठीक है? ना समझ आए फिर पूछ लेना। तो बेटा ये संयुक्त राष्ट्र जो कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके 6 अंग। पहला कौन सा है? महासभा। बेटा इसी महासभा की मीटिंग हर साल सितंबर में देखने को मिलती है। अब तुम्हारा एसएससी क्वेश्चन बनाएगा, समझना, तुम्हारा एसएससी क्वेश्चन बनाएगा, तुम पकड़ नहीं पाओगे। वो ये लिख देगा कि 78वीं महासभा की मीटिंग कहाँ हुई, तो कहोगे ये हम कैसे याद रखें? 78 75। अरे छोटा सा दिमाग लगाओ, 45 के बाद में तुम अगर गिनोगे तो इसके बाद मीटिंग कब हुई होगी? 46 में। तो तुम जोड़ दो जरा, अगर तुम 45 में तो 24 जोड़ोगे तो 79 बनेगा, लेकिन पहली मीटिंग कब हुई? 46 में। तो एक कम कर दो, कौन सा आ जाएगा? 78 में कर दो। तो इनकी 78 मीटिंग हो चुकी है। और 78वीं मीटिंग पता है तुम्हें कहाँ हुई है? न्यूयॉर्क, फ्रांस। ये मीटिंग हर साल सितंबर में होती है। अगली बार कब होगी? 79। फिर कब होगी? 80। हर चीज को पकड़ने का कनेक्शन है। 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र क्यों बना सर? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध तभी होगा। 78 में तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा होगा, लाइट पर दिख रहा है कि नहीं? चलो तो बेटा ये याद रखना, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग? सर 6। महासभा, संसद, आर्थिक परिषद, सामाजिक परिषद, न्यास। सबके काम भी बता दूंगा। हाँ नहीं, संसद का मतलब जो इनके लिए पूरी पार्लियामेंट्री ड्राफ्टिंग मैनेजमेंट करती है। पार्लियामेंट ट्रस्ट काउंसिल, न्यास। न्यास, हाँ वेरी गुड, उससे सही एकदम ठीक होता है। 6 ऑर्गन लिख लिए? गुड, लिखो लिखो, कलम चलाओ। रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो भाई, अंग्रेजी नहीं करोगे। लिखा? चलो भैया और दुर्दशा करते हैं, ठीक है? अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो महासभा होती है इसी में 193 लोग बैठते हैं। रुचिरा काम्बोज का नाम सुना है किसी ने? रुचिरा काम्बोज कौन है? हाँ बड़ा नाम सुना होगा। आज तक की पत्रकार गई अंजना ओम कश्यप बोली आपने बड़ा अच्छा धोया पाकिस्तान को, जरा भाषण दे दीजिए। बोली मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मतलब आईएफएस ऑफिसर फॉरेन। बोली गेट आउट, भगा दिया अंजना ओम कश्यप को अपने पास से। औकात देख रहे हो आईएएस की? तो बेटा समझो, आईएएस तो मैं बार बार कह दे रहा हूँ, यूपीएससी का एग्जाम होता है मेन, उससे निकाल के क्या बनी? वो फॉरेन सर्विस। तो बेटा रुचिरा काम्बोज तुम्हें जान के ताज्जुब होगा, यही की है, लखनऊ की, कहीं दूर की नहीं है। यूपी वाले ऐसा कर सकते हैं, तो समझना बात को। रुचिरा काम्बोज कहाँ बैठती है परमानेंट? संयुक्त राष्ट्र का प्रश्न आता है कि स्थायी एक प्रतिनिधि बताओ, तो बेटा वो इसी महासभा के अंदर परमानेंट बैठती हैं। जब भी यहाँ कोई प्रस्ताव होता है तो 193 देशों के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो बैठते हैं। वोटिंग होती है। जैसे वोटिंग किस बात पे होती है कि बताओ इसराइल का युद्ध रुकना चाहिए, तो हम भी इंडिया की तरफ से वोट करते हैं। कौन वोट करता है? क्या पीएम जाएंगे वोट करने? नहीं, वहाँ रुचिरा काम्बोज जी स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर हर बार वोट करती है। बात आई समझ? तो वो कहाँ बैठती है? जनरल असेंबली, ठीक है बेटा। इसके बाद अगला आ जाओ पार्लियामेंट। इसे सेक्रेटेरिएट भी कहते हैं, इसे संसद भी कहते हैं। संसद का काम क्या होता है? इंडिया में संसद क्या करती है? नियम बनाती है, बिल पारित करती है। तो इनकी भी नियम कौन बनाएगा?
संसद। अब बेटा सुनो मजे की बात, सर आप हमें यहाँ तक क्यों घुमा के लेके आए? क्योंकि बेटा इसलिए लेके आए, तुम्हारे भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसका निर्णय ये लेता है। सर क्यों? क्योंकि इसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब तो जरा ये बताओ, तुम्हारी प्रेस जो है वो सोशल के दायरे में नहीं आती, समाज के लिए काम नहीं करती? करती है सर। तो जो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक परिषद है उसने एजेंसियां बना रखी हैं, यूनेस्को, लेबर, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वही सब घूम घूम के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। अब आई बात समझ में? तो इनमें से कौन सा तीसरा अंग है जिसमें तुम्हारी प्रेस स्वतंत्रता की रिपोर्ट छपी है? तो भैया इकोनॉमिक सोशल परिषद की स्पेशल एजेंसी जिसका नाम है यूनेस्को। सर न्यास का करता है न्यास? तो न्यास तुम्हारे बेटा पापा की तरह है, पॉकेट मनी चाहिए, पैसा कौन देगा? तो बेटा ये न्यास को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रस्टीशिप। क्या कहते हैं? ट्रस्टीशिप। ये देता है बेटा पैसा कि लो पकड़ो पैसा संयुक्त राष्ट्र। तो मैं जान के ताज्जुब होगा, भारत की जो हिंदी भाषा है वो यहाँ नहीं चलती, यहाँ 6 भाषाएं चलती हैं, ठीक है? तो बेटा हिंदी के लिए इस साल भारत ने $10 लाख दिया है संयुक्त राष्ट्र को कि जरा हमारी हिंदी को प्रमोट कर दो। $10 लाख। हाँ पूछिए। अच्छा $10 लाख, $10 लाख देख रहे हैं हिंदी को यहाँ पर चलवाने के लिए। मोदी जी जिंदाबाद। पैसा दे दिया हमने, ठीक, भले ही स्मार्ट बोर्ड का पैसा नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना। अब सर अभी बाकी वाले भी बता दो, तो जरा ये भी देख लो, ये क्या करता है? इंटरनेशनल कोर्ट बताओ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है? नहीं पता? समझो ना, इस यहाँ तक तो समझ गए, ये पैसा देता है न्यास पैसा, इसका नाम क्या है सर? ट्रस्टीशिप, ठीक है? ध्यान देना बेटा। सर ये क्या करता है? ये बेटा ये बताओ 193 देश हैं, आपस में लड़ मर जाएंगे तो उनके बीच में कोई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय शिकायतें कहाँ दर्ज होगी? इस पर। और ये रहा भारत का दुख, ये रहा दुख। सर ये दुख क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें टोटल सदस्य कितने हैं? 15, 10 और 5। सर मैं तो हमें इतनी आती है बेटा, 10 जो है वो है अस्थायी और 5 कैसे हैं? स्थायी। बेटा अब मैं तुम्हें कमाल की मैथ सिखाता हूँ, तुमने इतने दिन मैथ पढ़ी होगी लेकिन तुमने पॉलिटी के मास्टर से मैथ नहीं पढ़ी होगी, अब तुम्हें मजा आएगा। चलो बेटा 5 बच्चे ले लेते हैं। अंशिका, ठीक, अंशिका के बगल कौन बैठी? चलो भैया ऐसी काम करते, एक ले लिया हमने यश को, एक ले लिया राजीव को, एक ले लिया मुझे, 1 2 3 4। अब भैया ये आया कि बताओ सर बृहस्पतिवार को जो है वो पीले मोतीचूर के लड्डू बंटवा दें कि भाई बेसन के बंटवा दें, बृहस्पतिवार को देखा बेसन। तो समझो बात को, तो मैंने भाई ये जो 5 सदस्य थे इनसे पूछा, अब बताना मुझे उत्तर देना। ये बोले भाई सिंपल सी बात है निष्ठा, हाँ बेसन के लड्डू, बेसन के लड्डू, बेसन के लड्डू, बेसन के लड्डू, और मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं यार मेरा मन नहीं। अब बताओ इसमें से क्या निर्णय निकलेगा? 4 लोग तो बेसन के लड्डू खाने को तैयार है, तो इसका निर्णय क्या निकलेगा गणित के अनुसार? भाई मेजॉरिटी निकलेगी ना, ज्यादातर लोग खाने को तैयार है, तो सर बेसन के लड्डू चलेंगे। खाली एक अभिषेक सर के कहने से थोड़ी ना मामला बदल जाएगा, लेकिन बेटा गलत। इसे कहते हैं वीटो शक्ति। अगर ये 5 स्थायी देश में से 4 देश भी हाँ कह रहे होंगे, चीन कह देगा नो, तो बेटा टिकट कट जाएगा। यही होता है भारत के लिए। जो बाकी देश है वो कहते हैं इसको भी जोड़ लो जोड़ लो, अकेला चीन कहता है ना, और सिर्फ उस एक अकेले के बोर्ड से तुम्हारे बेसन में लड्डू नहीं बन पा रहा है तुम्हें। आप समझे, इसे कहते हैं वीटो। इंडिया इसी वीटो का सदस्य बनना चाहती है। अभी दुख की बात ये, इंडिया ना इधर वाले 10 में आ रही है ना इधर के 5 में। 2022 के बाद हम इनके सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों सदस्य नहीं बन पाए, क्योंकि 2022 के बाद में अभी तक हमें किसी ने प्रस्ताव में शामिल ही नहीं करा। याद रखना, ये 10 की वैल्यू क्या है? इनकी नॉर्मल मैथ पे चलती है कि भैया जो ज़्यादा वो ज़्यादा। 10 में से 7 ने कह दी हाँ तो हाँ, 8 ने कह दी हाँ तो हाँ, 2 ने कह दी ना तो भाड़ में जाओ। लेकिन जो 5 हैं इनमें से किसी एक ने भी वोट डाल दिया तो समझ लेना नेगेटिव कहीं आ जाए, चाहे मैक्सिमम चारों हाँ कर। तो ये ध्यान रखना, ये होती वीटो पावर। आप समझे, अखबार पढ़ना कि सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल करने के लिए वीटो शक्ति के तहत मना करा चीन ने। तो तुम दिमाग लगाओगे जे वीटो क्या होता है, जे भारत क्या होता है, सुरक्षा परिषद क्या होता है, लेकिन उसके पीछे इतनी जानकारी होनी चाहिए। चाहे तुम SSC के हो, चाहे UPSC के हो, चाहे IAS की नौकरी से रिजाइन के हो। तो बात आई समझ में, ये चीज ध्यान रखना। चलो वापस क्वेश्चन पे आ जाए, बहुत हो गया।
संयुक्त राष्ट्र पदाधिकारी है बढ़िया। मुझे लगा सलमान खान बनना पड़ेगा। सही कह रहे हो। अब आ जाओ अगले प्रश्न। ठीक है, ये तुम्हें सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने का था कि कहाँ तक चीजें जाएंगी। चलो फ्रीडम वाले पे हो गया, अब इसका उत्तर दीजिए फटाफट। हाँ भाई बताओ। देखो बेटा, टाइम्स हायर एजुकेशन एक संस्था है जो क्या करती है, जो एशिया, बेटा हम लोग एशिया में नहीं आते हैं, पता है ना क्या है? 7 कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप। कौन कौन से? अफ्रीका, एशिया, यूरोप और हे भगवान, हम पूछ रहे हैं राजू की मम्मी का नाम तो कह रहे पापा का नाम से। उत्तर ठीक दिया, बिल्कुल ठीक दिया। इसका उत्तर जो है 32। लेकिन मुझे ये तो बता दो 7 महाद्वीप के नाम। हाँ अरे आसान है, बताओ। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका। हाँ और हे भगवान, पढ़ के आओ एनसीईआरटी। तो देखो इसमें समझिएगा। अब ये रिपोर्ट क्या करेगी? भारत में तुम्हें क्या लगता है टॉप का कॉलेज कौन सा है? ऐसे बात करते हैं एकदम प्रैक्टिकल कीजिए, सवाल कहते क्या है? भारत में टॉप का कॉलेज कौन सा? सर अभी रैंकिंग आई थी, उसमें तो हमें जेएनयू पता चला कि अब नंबर 1 रैंकिंग गया था, पता चला। बेटा ऐसे ही क्या होता है ना, अलग अलग संस्थाओं को बीमारी है। उन्हें ये बीमारी है, जैसे तुमने अपने घर के पड़ोस में देखी बंगाली मिठाई, तो हमें बीमारी, हमने खोल दी न्यू बंगाली मिठाई। अब इन्हें भी बीमारी है, इन्हें भी खोल दिया न्यू बंगाली मिठाई। तो बेटा ऐसा ही होता है। एक बार कॉलेज की रैंकिंग आ चुकी है कि भैया ये विश्वविद्यालय टॉप पे है, मान लिया चीन टॉप पे है, क्योंकि चीन की यूनिवर्सिटी हमेशा टॉप पे चल रही है। उसके बावजूद भी अलग अलग संस्था अपनी अपनी रैंकिंग देती हैं। अब क्यूएस के अलावा एक और आ गई, इसका नाम क्या है? टाइम्स हायर। अब ये टाइम्स हायर क्या है? ये एक वेबसाइट है जो समय समय पर रेटिंग देती है, और ये रेटिंग जानबूझ के कॉलेज वाले करवाते हैं। क्यों? ताकि हमारा कॉलेज जो है वो चर्चा में आ जाए। लेकिन खुशी की बात ये है कि इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो। इसमें ये लिखा है कि IISc विज्ञान का सबसे टॉप कॉलेज कर्नाटका के बेंगलुरु में है। तो बेटा इसे कौन सी रैंक दी है? तो टॉप 100 के अंदर 32वीं रैंक आई है। ये ध्यान रखना। भारत की टाइम्स हायर एजुकेशन में IISc बेंगलुरु, या सवाल उल्टा आ जाए कि टाइम्स हायर एजुकेशन में 32वीं रैंक पे कौन सा विश्वविद्यालय रहा है, तब भी तुम्हें पता होना चाहिए IISc बेंगलुरु। हाँ भाई बताओ भाई, बीच वाली बच्ची पूर्णमासी की रात कौन चमकता है? सारस या बगुला? पता नहीं, सारस। देखो इधर, कल से डंडा भी रखना पड़ेगा। चलो मजाक कर रहे हैं लेकिन ध्यान देना बेटा, ठीक है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी असम, सबके दिमाग से असम। चलो देखो ठीक, IISc बेंगलुरु कौन से नंबर पे है? अब तुम कहोगे सर हमारे यहाँ जामिया भी है, हमारे यहाँ और यूनिवर्सिटी है, ले तुम्हें चैन थोड़ी पड़ेगा। तो देख लो बेटा, ये रहा, ये और देख लो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तो 32वें नंबर पे है, लेकिन बेटा ये 2-3 यूनिवर्सिटी जो डिब्बे में वो और लिख लो बेटा। अन्ना यूनिवर्सिटी मद्रास 119, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 134 और दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया 148। बस ये वाला डिब्बा नोट कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भारत के कॉलेज हैं। ये मत भूलना ये रैंकिंग किस संस्था की है? टाइम्स हायर, टाइम्स हायर, ये मत भूलना। क्यूएस की रैंकिंग में मद्रास है, IISc के बाद में वहाँ IIT मद्रास चल रहा है 40वें नंबर पे। वो किसकी रैंकिंग है? क्यूएस की, वो अलग है। और जो अपना ये JNU टॉप पे हुआ, ये रैंकिंग अलग है। तभी मैं कह रहा हूँ एक मिठाई बेचनी है, दुकानें 4 खुल गई हैं। और नंबर 1 पे कौन है? चीन। चीन बेटा नंबर 1 पे भी है, सेकंड पे भी है। मेरे तो समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं फर्स्ट भी हूँ सेकंड भी हूँ। लिखो सुकून से। अभी तुम्हें दिखाएंगे एक ऐसे नेता के बारे में जिसने 3000 वीडियो जिसकी वायरल हो गई पेन ड्राइव में। अभी ऐसी ऐसी खबरें भी लेके आया हूँ। द हिंदू में क्या क्या निकलता है बताओ। अभी तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बेटा एक दिन की क्लास में इतना डेटा है, इसका मतलब तैयार हो जाओ कि SSC के लिए भी बहुत पढ़ना पड़ता है। डेटा मशीन बनने में तैयार हो जाओ। SSC के लिए तो डेटा मशीन ही रखो है नहीं, डिब्बा बना लो। नंबर 1 पे सर कौन है? चीन। नंबर 2 पे कौन है? चीन। नंबर 3 पे सिंगापुर। लिख लो पहले डिब्बा। नंबर 1 पे चीन, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे सिंगापुर।
ये किस संस्था के द्वारा है? टाइम्स हायर एजुकेशन। बेटा ऐसे याद लिख लेना, द THE, टाइम्स हायर एजुकेशन। समझ आ रहा है कुछ दोस्त? बता देना ध्यान रखिए, संकोच ना करना कोई भी। आज पहली क्लास है ना, तो थोड़े बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अभी इतने दिन में तो भूल गए करंट सब, तो 440 वोल्ट के 2 बैटरी के कनेक्टर ला करके सब जोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्लास उठने से ही तो प्रभाव पड़ता है। क्या करें, हम लोगों का बहुत कुछ उठ गया है क्लास में, है ना। समय से पैसा आ जाता, समय से कुछ और हो जाता। चलो देखो, बड़े आगे लो बेटा, इसका उत्तर दो। इसका उत्तर, ये प्रश्न तुम्हें निश्चित मिलेगा क्योंकि द हिंदू के अंदर इसमें पूरा लिखा है। जरा ये बता दो, ये 2 स्टेट सोल्यूशन क्या है? मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। बताओ भैया, 2 राज्य निपटारा या 2 राज्य सुझाव। समाचार में एक शब्द आया है अभी 2-4 दिन पहले बेटा, उसका नाम है 2 स्टेट सॉल्यूशन। ये किन 2 देशों के मध्य चर्चा करता है बताओ? अभी हाल ही में किन 2 देशों ने एक दूसरे पे रॉकेटें चला दी फिर से? हाँ हाँ भाई बच्चों बताओ बेटा, इसका उत्तर क्या होगा? ये है। चलो अब मैं तुम्हें धीरे धीरे बता दे रहा हूँ इनके संबंध होते हैं। पहले तो ये सुन लो, इराक ईरान का भी कोई युद्ध नहीं चलता, कोई युद्ध नहीं आपस में, ये ध्यान रखना। फर्क इतना है, इराक जो है वो हमारे समुद्री जहाज गए थे, तो अभी तुमने देखा था एक गुल्फ ऑफ हुर्मुज़ यानी ओमरुज की खाड़ी के पास में, और एक हमारा सोमालिया के लुटेरों ने नाव रोक ली थी, वो हमारी नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य ये कि जितनी भारतीय जनसंख्या बढ़ गई उतनी दिखती है तुम्हें, उससे ज़्यादा नाव पे घूम रही है। अगर 30 नाविक पकड़े जाते हैं तो 23 तो भारतीय निकल आ रहे हैं उसमें से, तो पता नहीं कहाँ जाके जनसंख्या बढ़ रही है। अब सुनो इनका विवाद क्या है, तो पहले समझ लो, ठीक है भैया। ये अक्सा मॉस्क एक मस्जिद, अब हम उस पर नहीं जाएंगे। इजराइल को छोटा सा क्षेत्र मिला था इसी जमाने में 1947। संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा कि भैया इजराइल तुम यहूदी हो, तुम्हारे साथ बड़ी समस्या आई है, हम तुम्हें बसा दे रहे हैं इस इलाके में, उन्हें बसा दिया। लेकिन इजरायली लोग जो ठहरे वो भैया उन्होंने कहा कि छोटा सा एरिया दे दिया, वो अपना एरिया एक्सटेंड करते करते पैलेस्टाइन भी घेर दिया। अब हुआ क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए अभी किस जगह ने, किस देश ने 5000 मिसाइलें इजराइल के ऊपर दाग दी? इजराइल किसने डाली 5000 मिसाइलें? सबसे पहले जो खुरापात करी वो करी गई है फलस्तीन वाले लोगों के द्वारा। लेकिन फलस्तीन के अंदर कौन सी संस्था है जिसने इजराइल देश में 5000 मिसाइल डाली? बड़ा चर्चा में बताओ। हमास, ये बेटा आतंकी संगठन है। अब सुनो मजे की बात, अब तुम्हें जान के कुछ ताज्जुब होगा। मान के चलो ये अपना इंडिया है, ठीक है, बिन सम्मान, ठीक है, एग्जाम्पल। अब ये बगल में चीन है। अब चीन ज़्यादा दूर नहीं है, बीच में तुम्हें पता है तिब्बत, इधर चीन है। अगर चीन कभी भी हम पे हमला करता है तो हमारे देश को तो मिसाइल डाल के वो बर्बाद कर देगा? नहीं बेटा, इजराइल इतना मूर्ख नहीं है। साइंस एंड टेक समझो, हर देश के पास अपना होता है सुरक्षा कवच। सही, सुरक्षा कवच क्या होता है? इसे अंग्रेजी में कहते हैं डोम। ऐसा ही डोम इजराइल के पास था। इजराइल को पता था, जब तुम्हें पता हो तुम्हारे आसपास आस्तीन के सांप ही रह रहे हैं तो बेटा तुम उन सांपों से हिसाब किताब से रहो। जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम अकेले पूरे जाकर के ऐसी कम्युनिटी के बीच में फंस गए हो जहाँ पे वो लोग तुम्हारे मतलब के नहीं है, क्या सोच रही हो? समझना, इजराइल और हमास का ये तो समझना बेटा। हुआ ये, सबसे पहले फालिस्तीन के विवाद में आतंकी संगठन हमास, इसने इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट डाल दिए। अब इजराइल कितना टेक्नोलॉजी में आगे समझो बेटा, इजराइल का ये 5000 रॉकेटें कुछ नहीं बिगाड़ पाई। सर क्यों? क्योंकि उसने हवा में ही बर्बाद कर दी। अब तुम कहोगे हवा में बर्बाद कर दी कैसे? बेटा इजराइल के पास याद रखना टेक्नोलॉजी है आयरन डोम। कौन सी है? उसका मतलब रामायण। सर रामायण कैसे? तुमने बचपन में अगर रामायण ढंग से देखी हो तो बेटा 2 तीर जब आपस में लड़ते थे तो बहुत ज़्यादा चिकारी होकर दोनों तीर फट जाते, यही आयरन डोम होता है। सर कैसे? बेटा जब हमास ने 5000 रॉकेट चलाए तो इनका आयरन डोम जो टेक्नोलॉजी सिस्टम था उसमें रडार लगा था, सेंसर। वो कैसे? क्योंकि जब भी कोई मिसाइल आती है तो मिसाइल में पीछे जो बारूद होता है और बारूद में हीट होती है, गर्माहट,
जब कोई चीज़ गर्म मिसाइल आ रही है तो सेंसर 300-400 किलोमीटर दूर पहले से सेंस कर लेता है कि अच्छा गरम गरम मिठाई आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है, इंटरसेप्टर मिसाइल जिसे बोलते हैं प्रतिरोधक मिसाइल, वो निकली इजराइल के पास से और जाते ही ऑटोमेटिक रडार कर लिया कि भैया हम तो इस वाली मिसाइल को मारेंगे, और मिसाइल निकली धड़ाम, उसे ऊपर आसमान में रामायण के 2 तीरों की तरह भड़क कर दिया। अब इजराइल देखो कितना बुद्धिमान, नजर कितनी रखता है। ऐसे एक इजराइल ने एक मिसाइल मारी, 2 मारी, हमास भी हार नहीं मानता, 5000 मिसाइलें जो है वो इजराइल ने नस्ते नाबूद कर दी। यहाँ तक युद्ध रुक जाना चाहिए था, तुम्हें भी लग रहा होगा कि सर रुक जाता युद्ध ना, इजराइल को चैन नहीं पड़ा। फिर बेटा इजराइल ने क्या करा, इजराइल बोला हम चैन से कैसे बैठे। इजराइल ने 1 अप्रैल को, देश का नाम था सीरिया, सीरिया क्या नाम था, सीरिया में उसकी राजधानी है दमस्कस। दमस्कस जो राजधानी है वहां पर तुम्हारे ईरान के आर्मी के जनरल और साथ में 12 लोग और बैठे थे। कितने हो गए, 13। अब इन 13 लोगों को इजराइल ने बदला लेने के लिए कि तुमने हमें 5000 मारी, हम कम से कम तुम्हारे 5-10 तो मारी थे, तो उन्होंने बेटा 13 लोगों को ढेर कर दिया। अब जब उन्होंने 13 लोगों को ढेर कर दिया तो ईरान की खिसक गई। अब ईरान कितना नालायक है, ईरान का सोचो। फिर ईरान ने क्या करा, बेटा पहले हमास ने इजराइल को मारा, इजराइल ने बदला कर दिया, 1 तारीख को कितने लोग मार दिए, 13। ईरान जो है वो कैलेंडर याद करके बैठा था, उसने 13 अप्रैल को शुक्रवार को ठीक रात में विस्फोट मार दिया। अब उसने फिर ईरान की तरफ हमला छोड़ दिया, ईरान फिर बच गया क्योंकि ईरान के पास क्या था, आयरन डोम टेक्नोलॉजी। भाई इसने अपनी जो मिसाइल थी वो दागी, ड्रोन से हमला करा था। तुमने अगर खबर पड़ी हो कि ईरान ने दागे इसराइल के ऊपर 300 मिसाइल और ड्रोन, उस मिसाइल और ड्रोन का नाम था शहीद 137, 136, 137। अब समझना, अब इजराइल बड़ा नालायक, इजराइल ने फिर पलटवार कर दिया। अब इजराइल ने, तुमने हमें 13 को मारा है तो इजराइल ने कैसे बदला लिया, ईरान के अंदर जो सत्ता चलती है वो इस्लामिक शरीयत पे चलती है। इनके धर्मगुरु है, उनका नाम है खैमाइनी। तो बेटा खैमाइनी का बर्थडे होता है 19 अप्रैल को, तो इजराइल ने कहा हैप्पी बर्थडे। 19 तारीख को इजराइल ने सवेरे सवेरे धूम धड़ाम कर दिया और फटाफट अभी जो लास्ट अटैक करा है ईरान को वो देखना 19 तारीख को करा है। इसमें दुर्भाग्यवश एक 6 साल की बच्ची मर गई, लेकिन अब लड़ाई ऐसी चल रही है, जन्मदिन दौड़ दौड़ के मार रहा है। पहले इजराइल में 5000, फिर इजराइल ने 1 तारीख को उनके उड़ा दिया दूतावास सेंटर, फिर इनने कहा 13 लोग मरे हैं 13 तारीख। 13 तारीख का बदला लेने के लिए उन्होंने कहा खैमाइनी का जन्मदिन होता है 19 तारीख को, तो उन्होंने 19 तारीख को उड़ा दिया। समझ ही नहीं आ रहा कौन सा हिसाब चलता है, तो खैर इसको डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन आइडिया दे रहा था। तो द हिंदू कहता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन में इसका उत्तर क्या होगा, डी। ये रहा पैलेस्टीन और इसराइल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लिख भी दिया है पूरा। हाँ ये उमा रमानंद मर गए, किससे संबंधित थे, ये जरूर पूछा जाता है, इसे ऑबिचुअरी कहते हैं। जो मर गए, जो चर्चा में है, प्रसिद्ध व्यक्ति, उनसे संबंधित सवाल बनता है एसएससी में। बताओ भैया क्या करते थे, डी। हाँ क्या लगता है उमा रमन्ना क्या करते हो, कहना सर हमें पता ही नहीं, हमने कभी जाना ही नहीं क्या करते हैं। तो भैया याद रखना, पहले तो यही बता दो उमा रमन्ना फीमेल है कि मेल है, यही बताओ, यही बता दो। सबसे पहले तो बायोलॉजी पढ़ा दूंगा। हाँ फीमेल, मेल, ले देखो अभी बेटा उमा रामानंद, पहली बात तो याद रखना गायन कहाँ की थी, ये तमिल के थी या थी, अभी बता बेटा थी। महिला है, महिला कौन सी भाषा में गाने गाती थी, तो बेटा तमिल भाषा। कहाँ रहती थी, तमिलनाडु में। कितने वर्ष में इनका देहांत हो गया, 72 की उम्र में। लिखो लिखो, लिखा उमा रामानंद, लिख लो ऋषभ, क्या नाम है ना ऋषभ पीछे वाला। तो मैं 1-2 क्लासों में आए तो थे यार उधर क्वालिटी बात, बुखारा के चौराहे नाम कर। अच्छा सर आप स्टीरियोटाइप भी हो, चल लिख लिया। 3 लाइनें तो याद कर लो तत्काल, तत्काल नहीं। अरे सर आपको नहीं पता, पहले हम सवाल कौन, कोई बात नहीं, आ जाओ अंदर आ जाओ, बाजार तुम्हें आना हो तो। नहीं आओ ले भैया देख लो, ठीक है। ये है तो उमा रामानंदा जी तमिल भाषा में गायक थी, प्रसिद्ध नहीं थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छे गाने गाती थी, काफ़ी अच्छे, लोग संगीत को जीवित रखते थे। बेटा हाल ही में ये उमर गए, तो इनको नाम याद रखो। ये थे अमेरिकी उपन्यासकार और पिक्चर निर्माता। जो बालक टेकन 3 खेले वो इनका नाम याद रखेंगे, उसमें खिलाड़ी था पाउल, तो पाउल नाम है।
ठीक है, लिख लो अमेरिकी फिल्म निर्माता भी अभी हाल ही में। बेटा पाउल ऑस्टर जाने माने थे, इतने जाने माने कि मुझे भी नहीं पता जी कौन थे। लिखते चलो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। और घर पे भी तुम्हें मिलेंगे 50 क्वेश्चन, अभी टेस्ट दे दूंगा यहीं, घर जाके सॉल्व कर लेना। उसका एक एक प्रश्न नहीं लिखना, बस आंसर्स लिख लेना ABCD। और 50 ना कर पाओ 20 तो कर ही लेना। वैसे भी अगली क्लास बृहस्पति को है, तो दिन में 10 भी करोगे तो 5 दिन में हो जाएगा। हाँ, थर्सडे फ्राइडे डॉक्टर साहब के मिलने का समय बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार। मिले हकीम रहमानी दिन बरोबार शुक्रवार। ठीक है, तो भैया डॉक्टर हकीम रहमानी बन के रहेगा। ये मत पूछना कौन कौन से इलाज करते हैं, चलो लिख लो भैया, लिख। ये सब नहीं लिखना है, ये लिखना है नीचे वाला, ठीक है। चलो ले जाओ, बताओ भैया युकाटन प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब आइलैंड। बताओ भैया ये जो किस देश में युकाटन प्रायद्वीप के नज़दीक सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया? अब तक तुमने समुद्र में मछली देखी होगी, जापान, गलत उत्तर। अब तक तुमने समुद्र में मछली देखी, जहाज देखे, लो आज तुम्हें समुद्र में दिखाएं जैसा तुम्हारे घर के वॉशरूम में बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, देखो। हाँ बेटा इसका उत्तर है मैक्सिको। मैक्सिको भैया 2 अमेरिका हैं, एक उत्तरी अमेरिका है, एक दक्षिणी अमेरिका है। ये जो मैक्सिको है ये उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल नीचे पाया जाता है, समझ गए? तो याद रखना मैक्सिको। इसी मैक्सिको में ऐसे टेढ़े तरीके से नक्शे पे दिखा देते हैं। तो लो भैया पहले तो ये देखो, ये मैक्सिको कहाँ पड़ता है? मैक्सिको दिखा, पीले रंग से कुछ हाईलाइटेड है कोने में, हाथी की सूंड जैसा दिखा। ऐसे याद रखना, हाथी की सूंड की आकृति दिमाग में अपने याद रखना। सबसे ऊपर सूंड के पास में जहाँ से पानी जाएगा बेटा ये जगह वहीं पर है। और अब तुम्हें मैं इसका थोड़ा HD मैप और दिखा दूँ, तो ये देखो, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी के पास में ये प्रायद्वीप है बेटा। पर ये सब चर्चा में क्यों है? क्योंकि बेटा इसी युकाटान प्रायद्वीप के पास में एक कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, बहुत बड़ा सा ब्लू डीप गड्ढा मिला। इस गड्ढे के अंदर क्या है वो साइंटिस्ट जाने, लेकिन याद रखना अभी इसको सिर्फ और सिर्फ 420 मीटर खोदा गया है। ये 1378 फीट तक नीचे जाके साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर सकते हैं। अब इसमें अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सोचो कौन सी मछलियाँ जैव विविधता निकलेंगी। अगर निकली तो हो सकता है नए प्रकार के और कहते हैं वो। तो याद रखना बेटा इसका नाम क्या है? युकाटिन प्रायद्वीप। कहाँ पाया जा रहा है? मैक्सिको। हाथी की सूंड याद रखना। और वहीं पर कौन सी गल्फ है? तो भैया मैक्सिको की खाड़ी है। वहीं पर क्या मिला है? सबसे गहरा नीला होल। याद रखना, ठीक है। मैंने इसे लिखा होगा, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ नोट क्या क्या करना है, ठीक है। खैर इसमें कुछ ज़्यादा नोट ना करो, पेन टाइप ले लो। बैठ जाओ ना, अगर पीछे कुर्सी पड़ी बजाय जाओ, बैठ जाओ। चलिए भाई इसका उत्तर दीजिए। हाँ भाई बच्चों, 46वां अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक। अब तुम कहोगे अंटार्कटिका संधि क्या है, जरा बताओ। कौन बता सकता है कि ये अंटार्कटिका संधि क्या है? सर अंधी नहीं संधि। हाँ क्या है ये संधि, बताओ भाई। हाँ भाई 46वीं अंटार्कटिका। बेटा ये तो तुम्हें पता होगा, हमारे 2 ध्रुव के पास में एक आर्कटिक एक अंटार्कटिक, ये तो पता है भाई। एक नॉर्थ पोल के पास है, एक साउथ पोल के पास। अरे एंटार्कटिक सुने हो? एंटार्कटिक, एंटार्कटिका। वेरी गुड बेटा। उस एंटार्कटिका पर 24 घंटे 12 महीने बहुत बड़ी बर्फ जमी रहती। तो सर वहाँ कोई मानव नहीं रहता? नहीं, लेकिन सफ़ेद भालू बड़ा समझदार है, पोलर बियर रहता है वहाँ, पेंगुइन रहते हैं। तो बेटा ऐसे क्षेत्र पर साइंटिस्ट जाके दक्षिण मैत्री जैसा एक घर बना लेते हैं। और क्यों बनाते हैं? ताकि यहाँ पे संधि करें, देखें, रिसर्च करें, शोध करें कि यार ये बर्फ़ गिरती है तो यहाँ प्रभाव क्या होता है। ये वही दुर्गम क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ अंटार्कटिका की, जहाँ पर चुंबकीय तरंगों के कारण 6 महीने रात रहती है, 6 महीने दिन रहता है। ये वही क्षेत्र है। तो बेटा एंटार्कटिका को बचाने के लिए साइंटिस्टों की मीटिंग होती है। 46वीं मीटिंग कहाँ हुई? केरल में। कहाँ हुई? केरल में। ये याद रखना, एंटार्कटिका संधि की मीटिंग कहाँ हुई? केरल में। कौन सी नंबर की हुई? 46वीं। लिख लिया? 46वीं एंटार्कटिका
संधि सलाहकार बैठक कहाँ हुई? केरला। इसमें क्या उद्देश्य है, क्या निर्णय है? सर एंटार्क्टिका के शोध को बढ़ावा देना। ठीक है, ये ध्यान रखना, लिखते चलो वरना और तेजी से नींद आएगी। करंट का डोज ऐसा ही होता है। क्लास में थोड़ा इको बन रहा है माहौल, मतलब ये खिड़की विड़की वैसी होती है ना साउंड प्रूफ, तो और मज़ा आता है। चलो इसके बिना देखते पड़ा। अरे लिखो सामने देख के, आवाज़ तब भी उतनी आ रही सर, वैसी बेसुरी आ रही है ना, इसी से ठीक है, बोल रहे हैं, एफर्ट कम लगता है। चलो भाई केरला हो गया, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। लो भैया अगला प्रश्न तुम्हारे लिए फीमेल खिलाड़ी के नाम बताओ, ये पर डे करंट अफेयर है। हाँ बताओ बालकों, तीसरी महिला चेस की अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? बेटा तीसरे नंबर की। अब तक बन तो 84 चुके हैं। हाँ अच्छा, तुम में से जितने भी लोग बैठे हैं, पता नहीं उस जनरेशन ने सुना हो ना सुना, विश्वनाथ आनंद का नाम सुना? कौन है विश्वनाथ आनंद? कबड्डी खिलाड़ी। विश्वनाथ आनंद कौन है, सुना कभी नाम? नहीं सुना? वेरी गुड बेटा, विश्वनाथ आनंद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय चेस के ग्रैंड मास्टर थे, मतलब पूरी दुनिया में नंबर 1 आदमी चेस खेलते हैं। उनके बाद 84 बन चुके हैं। लेकिन ताज्जुब की बात सुनो कि ये जो 84 नंबर पे आई हैं ये महिला हैं, लेकिन महिलाओं में कितना नंबर है इनका? तीसरा। महिलाओं में कितना नंबर है बेटा? तीसरा। लेकिन अब तक कितने अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर बने? 84। तो इनका नाम है बेटा वैशाली रमेश बाबू। क्या नाम है? हाँ फोटो भी दिखाएंगे, कुंडली भी दिखवा दें, रिश्ता ही दिखवा दें। तीसरे नंबर पे बता रहा हूँ सबसे। हाँ यस वेरी गुड बेटा, ये चीज़ें पहले नोट करो, याद रखना। इनके भैया भी अंतर्राष्ट्रीय चेस ग्रैंड मास्टर खुद रह चुके हैं। इनके भैया का नाम है आर प्रज्ञानंद। मतलब पहले ऐसे भैया बहन है जो दोनों चेस में तेज है, और यहाँ एक भैया बहन में से नौकरी लग जाए इसके लिए घर परेशान है। अरे बहन की लग जाए तो मैं पाल लेगी, भैया की लग जाए शादी करवा देगा, और यहाँ दोनों अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय गुरु बैठे बने। इससे पता चल रहा देश संकट में है। लिखो जानकारी, 84 बनी है, लेकिन महिलाओं में कौन से नंबर पे? 3। सर हमने पढ़ा है पहला कुनेरी नी, उसके बाद दूसरी भी है, अभी दोनों लिखवा दे रहा हूँ कि सर ये तीसरी है, तो इनसे पहले 2 दीदी और कौन थी वो भी लिखवा दे। लिखो वैशाली रमेश बाबू कहाँ की है ये? तमिलनाडु। तमिलनाडु बेटा, तमिलनाडु की वो थी जो अभी उमा जी, जिनका स्वर्गवास देखा है। हाँ लिखते चलो, लिखा? लिखो लिखो, गुड। देखो मैंने भी हाथ से ही लिखा है। अच्छा मैं लिख रहा हूँ, तुम भी लिख लो। 27.5 साल के आदमी वृद्ध से काम कराते हो, समझ नहीं आता। हाँ लिखा भाई। अब इसी को थोड़ा अगर छोटा कर देंगे तो बेटा 2 छुपे नाम और निकल के आएंगे। सबसे पहली महिला कौन थी? जो ग्रैंड मास्टर, मतलब ये नंबर 1 पे महिलाओं में है। नंबर 1 पे जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर थे वो विश्वनाथ आनंद थे, लेकिन यहाँ पर बेटा नंबर 1 पे महिलाओं में कौन थी? कोनेरू हम्पी। दूसरी कौन थी? हरिका द्रोणावल्ली। तीसरे पे कौन है? वैशाली रमेश बाबू। यही तथ्य बन जाएगा कि कौन सी नंबर याद रखना, वैशाली रमेश बाबू 84 2024 में 84 क्या बनी है? अंतर्राष्ट्रीय चेस ग्रैंड मास्टर। लो बन गई ग्रैंड मास्टर। ठीक है, बेटर ओपन करना पड़ता है प्रदीप के नाम की वजह से। कोई नहीं, जिसे आता हो वो कर दो, आज अगली बार हम कर देंगे। बाकी बच्चे बाकी तक तो देखो, वो इन्वर्टर सही करना चाह रहे हैं बाद में, नहीं चला, डाउन है। एक रखो। अरे बाप रे, अच्छा ये चार्ज भी नहीं होता है? बुरे हाल है यार देश के। अभी देख आया। चलो कोई नहीं, ऐसे ही कोशिश करते हैं, बताओ अब क्या ही कर सकते हैं। चार्ज होता नहीं है क्या? चार्ज नहीं है, पहले भी नहीं। देखो सारा करंट मैंने ले लिया है बोर्ड पे, तो करंट नहीं रहेगा उसके अंदर, समझो बात।
ठीक है। तो भैया चलो ऐसे ही मैं बताता चल रहा हूँ, यही लॉजिक लगा ही सकते हैं और क्या ही लॉजिक लगा सकते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं मेरे, ठीक है। तो अब तुम्हें दिखेंगी तो नहीं, एक चीज और लिख लीजिए साथ में, ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज जो है वो कौन सा देश कराता है, तो लिखो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की एक संस्था है, उसके बारे में मैं लिखवा दे रहा हूँ, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। हाँ इसको लिखो ICF यानी इंटरनेशनल, ठीक है, चेस फेडरेशन। फेडरेशन को हिंदी में संघ बोलते हैं, ठीक है हिंदी वाले बच्चों। इंटरनेशनल का तो आपको पता ही है, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। और इसके बाद आ जाओ चेस को शतरंज, इसका वर्ष भी लिख लीजिए, किस वर्ष बना इसका हेडक्वार्टर, तो बेटा ये 1924 में स्थापना हुई और लुसाने स्विट्जरलैंड में 1924 और हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक है ये जानकारी लिख लो। अब तुम्हें जान के ताज्जुब होगा कि बेटा इस समय इसके उप अध्यक्ष कौन है। एक तो अध्यक्ष होते हैं किसी संस्था के, जैसे एक देश के हो गए राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति होते हैं, तो तुम्हें मजा आ जाएगा इनके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देख के। इनके अध्यक्ष का भी नाम लिख लो प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष। सबसे पहले प्रेसिडेंट का नाम आप लिखेंगे यहाँ पे RKD। और इसके उप प्रेसिडेंट का नाम सोच सकते हो कौन है, बताओ कोई सोच सकता है इसके उप प्रेसिडेंट कौन होंगे बेटा? मजे की बात, विश्वनाथ आनंद। इसलिए जरूरी हो जाता है, इसीलिए ये प्रश्न है कि विश्वनाथ आनंद साहब आजकल हैं कहाँ, तो वो अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ के अंदर क्या बन के बैठे हैं, उप अध्यक्ष की पदवी लिए बैठे हैं। बहुत बड़ी बात है। हाँ फीडे वाला जो था उसके अंदर तो ये ICF के अंदर डिप्टी, फीडे वाला भी तुमने हाल ही में पढ़ा इसका मार्च में शायद नहीं, अभी पढ़ा था, सही पढ़ा। तो इतनी जानकारी नोट करी, कर ली नो। चलो अगला प्रश्न मैं पूछूंगा, बताओ एक नई प्रजाति की खोज हुई है, उसका नाम है बेटा चौकीसारस निकुल। ये प्रजाति किसकी लग रही है सुनने में? सर ऐसे तो नहीं पता, आदमी की भी हो सकती है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ चौकीसारस निकुल, नाम ही इतना जी, ठीक है लिख लो चौकीसारस निकुल। अब जरा इस पर बुद्धि लगाओ, ये किसकी हो सकती है प्रजाति? हाँ चलो मैं हिंट दिए दे रहा हूँ, छिपकली, डायनासोर, खरगोश या पौधा? कौन कह रहा है डायनासोर? अब या छिपकली, वाह, मतलब पहले तुक्का मारेंगे डायनासोर। जे ऐसे हैं, बोले जे लड़की की बहन है तो अच्छी लग रही है, बोले ना, बोले ना, बोले जे वाली, बोले जे भी अच्छी, तो दोनों से थोड़ी शादी हो जाएगी। जहां तक आंसर होगा, मतलब जे लड़की तुम्हें कितनी अच्छी लग रही शादी के लिए, जहां तक है जैसे ही नहीं सरकार रोस्ट कर रहा है। उत्तर आपका बिल्कुल ठीक है, उन्होंने पहले उत्तर ठीक दिया था डायनासोर, लेकिन अभाव में कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाए। बेटा याद रखिएगा ये चौकीसारस जो जनजाति है बिल्कुल ठीक डायनासोर। बेटा ये डायनासोर जो है इसकी प्रजाति कतई अजीब है, फोटो दिखाना था। हाँ बिल्कुल आपने ठीक बताया, आमतौर पे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, इनकी उल्टी घूमी हुई है। इस डायनासोर की पूंछ ये आई ऐसी है, उल्टी झुकी। तो बेटा ये डायनासोर का फोटो तो प्रोजेक्टर बंद हो गया ना, बड़ा मजा आता देख के, मतलब उसकी पूंछ में से तुम स्लाइड मारोगे तो नीचे ही जाओगे। हैं? हाँ सही पढ़ गया सवेरे, इसका मतलब सोचो मैंने कब लिखा होगा, मैंने सवेरे चल लिखा। और आगे बढ़े, अभी तुम्हें द हिंदू में थोड़ा पढ़ा देते, चिंता ना करो। ये वाले प्रश्न जो है ना ये जरूरी है पता लगाना, ठीक है। अब फोटो तुम्हें ऐसे तो इतना दिखेगा नहीं ना, ये अजीब ही अवस्था के डायनासोर है ये। हाँ मतलब इसकी पूंछ है ये सुधर गया था ठीक है। चलो किन इलाकों में पाए जाते हैं? हाँ इस समय चर्चा में एक बड़ा अच्छी खबर आई है। अगर आप में से कोई ये कहे कि भाई शादी का कार्ड है, उसके बाद वहाँ शादी भी हो रही हो, कैसी हो रही हो, लोग वहाँ पर बड़ी मात्रा में पटाखे फोड़ रहे हो, हर्ष फायरिंग कर रहे हो, ढोल नगाड़े बज रहे हो, लेकिन दूल्हा दुल्हन बैठे हो आराम से सोफे पे, एक भी सातों फेरे नहीं लिए, मांग नहीं भरी। वेरी गुड, यही है, लड़का ये करेक्ट पढ़ रहा है। तो बताओ इसके तहत क्या शादी मान्य होगी? नहीं, नहीं, खूब बरातें करी अमीर लोगों ने। हाँ
7 फेरे पूरे लेना जरूरी है। रद्द कर दिया मामला। बेटा यही सब लिखा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में, बड़ा अच्छे ढंग से लिखा था। कौन है भैया ये डंडा उंडा किसका है? हाँ कौन सी जाति का? अरे एससी जाति कोई बताओ। इधर देखो तुम आर्टिकल 17 देखो इधर। मेरे कहने का मतलब ये है कोई भी जाति हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नियम बना दिया अगर तुम शादी करने आए थे तो नाच गाना सब हो गया, 7 फेरे नहीं हुए और बहू ले जा रहे उठा के, तो भैया ये पाप है। अगर कोई मुस्लिम कबूल है तो बोलने के अलावा 3 बार बोलते हैं, निकाह की सेरेमनी नहीं कर रहे और दावत बहुत बढ़िया हो रही, वलीमा भी हो गया, वलीमा मतलब रिसेप्शन, तो भैया वो शादी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये कहा। तो इस पे एक चीज चर्चा में आ गई, ये बताओ ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने बोला हिंदुओं के विवाह पे, तो भारत में हिंदुओं की शादी कौन से अधिनियम से होती है बताओ? किस अधिनियम, किस कानून के तहत होती है? बैठ जाओ बार और मोहम्मद या पीछे सब कमरे टीचर बोल रहे हैं। हाँ बताओ भाई, हिंदुओं की जो विवाह है वो किसके तहत होता है? किस धारा, किस कानून, किस अधिनियम के तहत भारत में होता है बताओ? सर हमें तो पता नहीं, पंडित जी पता नहीं कौन सा मंत्र बोलते हैं उसी से होता है, लेकिन कानून भी तो होगा। मान लो पंडित जी कहते हैं हमने 2 मंत्र कम पढ़ दिए, तो कोर्ट तो कहेगा इससे मतलब नहीं है, कानून के तहत। तो बेटा याद रखना, भारत में कानून है हिंदू मैरिज एक्ट, बहुत आसान नाम है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम। कब आया था ये प्रश्न पूछा गया, तो बेटा ये आया था 1955। ये मत बोलना कब आया था, ये 1955। इसी में लिखा है कि हिंदू सप्तपदी करेंगे। अभी कहोगे सप्तपदी क्या? कोई ये नहीं कह सकता कि शादी रात के लिए ही बनाई गई। पहले शादियां, आज भी दक्षिण भारत में एक प्रथा बड़ा अच्छी है, हर शादी मंदिर में ही होगी। और इसका एक कारण ये है कि आज भी मंदिरों के अंदर आपको कल्चर देखने को मिल जाएगा दक्षिण भारत में, और कितना अच्छा भी लगता है। भाई मुस्लिम्स अपनी जहाँ भी करें, मैं सिर्फ एक धर्म की बात अभी कर रहा हूँ। तो बेटा भारत के अंदर क्या है, अपने इंडिया के अंदर जो भी लड़का लड़की दोनों हिंदू हो या दोनों में से कोई बुद्ध हो सिख हो, तो उन्हें अपने अपने धर्म में से, दोनों में से किसी एक से कर लो। अगर लड़की सिख है लड़का हिंदू है तो भैया तुम कुछ नहीं करो, तो जो सिख यानी सरदारों में बारात होती वैसे कर लो। अगर लड़का हिंदू है और लड़की सिख है तो तुम हिंदू वाली शादी कर लो, लेकिन शादी की जो रस्में हैं वो जरूर करें किसी भी एक तरफ से। अब मैं तुम्हारा दिमाग घुमाऊ वाला सवाल तुम्हें देता हूँ, मजा आ जाएगा। लड़का है मुस्लिम, ध्यान से सुनना, लड़की है हिंदू, अब शादी हो गई, लेकिन लड़की जो है उसने दिन भर लड़के से कहलवाया हरे कृष्णा हरे राम बेटे से, और बच्चे के तुरंत जनेऊ करा दिया और बच्चे को एकदम हिंदू संस्कार दिए, पिताजी मुस्लिम, ठीक है, मम्मी हिंदू, लेकिन जो बच्चे की परवरिश हुई है वो पूरे हिंदू विधि विधान से कर दी। अब बच्चा बड़ा होगा, तहसील लिया, क्योंकि उसे एसएससी का फार्म भरना था, तो भैया ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना था उसे, वो भी नॉन क्रीमी लेयर का। तो जब वो गया उससे ये पूछा कि बताओ तो मुस्लिम हो कि हिंदू हो, अब आप बताओ मुझे कि वो बच्चा अपना धर्म क्या लिखवाएगा? हिंदू लिखवाएगा तो क्यों, और मुस्लिम लिखवाएगा तो क्यों? अब देखो तो मजा आएगा। हाँ सुन लो, अच्छा मुस्लिम रहेगा, नहीं ये ओबीसी के साथ वो भी कह रहे हैं, मतलब वो मुस्लिम हुआ, उसके पापा बच्चे के मुस्लिम है, मम्मी हिंदू है, परवरिश उसकी कर दी है उनने हरे कृष्णा हरे राम पे, यानी पूरी तरीके से हिंदू। अब बताओ कि वो बच्चा हिंदू हुआ कि मुस्लिम? हाँ शादी उसकी मान लो मोमडन रीति रिवाज से हुई है, मौलवी साहब आए थे, आराम से पैसा वैसा ले गए, खा पी के बढ़िया से गए सब, और उन्हें 3 बार कहा भी। इनफैक्ट मौलवी साहब तो ये भी कह रहे थे तू हट मई कबूल है कह दो, लेकिन फिर समझाया मौलवी साहब को कि अभी चौथी आज ही नहीं करनी है, अभी दिन है। हाँ बताओ भाई, हाँ क्या लगता है? अच्छा चलो रिवर्स कर देते हैं, पिता हिंदू ठीक और जो वाइफ है वो मुस्लिम है। अब उन्होंने अपने बच्चे को पूरे मुस्लिम तहजीब दे दी कि भैया वो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, पिताजी हिंदू है उसके, बच्चा फिर तहसील लिया, तो बच्चा हिंदू हुआ कि मुस्लिम हुआ? हिंदू हुआ कैसे? अब तुम में से कुछ जो है ऑर्थोडॉक्स लोग कह सकते हो बाप से पहचान होती है, बाप हिंदू। हाँ 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 बोलो बोलो, दिमाग में ठीक आया। अरे देखो बेटा इधर, ये कानून पढ़ाने का मतलब यही है, इसी कानून में लिखा हुआ है जिसके अकॉर्डिंग शादी हमने कहा, आप बताओ। माँ के अकॉर्डिंग आएगा सर जी बेटे, माँ के अकॉर्डिंग पर क्यों ये भी बताइए क्यों? कहना कि जो माँ जो कास्ट की होगी जैसे हिंदू है तो हिंदू के हिसाब से ना, ऐसा नहीं है। मान लो हमारे दोस्त है वो मुस्लिम है, उसने हिंदू लड़की शादी करी, बच्चे का नाम पहचान रखा, वो नमाज पढ़ रहे हैं, हम चाह रहे थे बच्चे का नाम अमन रख दो और इसे ले जाकर के हम साईं बाबा मंदिर ले जाए, एक बात कह रहे हैं जैसे, तो ऐसा नहीं। मैं इसका नियम बता देता हूँ, नियम समझिएगा। नियम इसका ये है कि अगर हिंदू है लड़का और लड़की मुस्लिम है, तो अगर बच्चे की ये चाइल्ड है, बच्चे की परवरिश हिंदू विधि विधान से कर दी या मुस्लिम से कर दी, जिससे भी करोगे बच्चा उसी
ये बड़ा ही ऐसा नियम है जो न्यायालय में जब जाता है तो बड़ा अपोज होता है। और इसी मुद्दे के चलते केरला की एक महिला ने द हिंदू में एक बात उठा दिया। अब आप कहोगे क्या महिला बड़ी समझदार निकली? बेटा स्थान है केरला, और जो महिला है वो बड़ा पढ़ी लिखी और क्योंकि शिक्षिका है, उसने ये कहा कि अनुच्छेद 25 से 28 क्या कहता है कि भारत का कोई भी क्या नहीं होगा, धर्म भारत का नहीं होगा। जैसे ये हिंदू हैं तो ये अपना हिंदू धर्म मनाए, आप में से कोई अगर मुस्लिम है मुस्लिम धर्म मनाओ अपना, कोई सरदार है सरदार। लेकिन वो महिला ने कहा कि उनका क्या होगा जिनका कोई धर्म ही नहीं है, वो कौन से अनुच्छेद में आएंगे? बताओ उत्तर। अभी का केस है 3 दिन पहले का। केरला की महिला ने प्रश्न उठाया है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका डाली कि मैं जो हूं मैं इस धर्म में पैदा हुई, लेकिन मैंने बचपन से उस धर्म को नहीं माना। नास्तिक शब्द सुना? बोली अब मेरी संपत्ति या मेरी शादी होनी है तो इस धर्म से क्यों करा रहा हूं? ये धर्म हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए शरीयत है। बोले मेरा तो कोई धर्म ही नहीं है, तो उसकी शादी किस धर्म से होगी, उसकी संपत्ति किस धर्म से बटेगी? बताओ क्या होगा, कौन से संविधान से बटेगा, कैसे क्या होगा? उसने क्वेश्चन डाला क्या? आर्टिकल 25 से 28 के अंदर नास्तिक भी आते हैं, ये याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 बात करता है कि तुम अपने धर्म को मनाओ, अपने धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो। 26 के अंदर अपने धर्म के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन या टेम्पल या कुछ भी स्थापित करो, चलेगा। 27 के अंदर टैक्स फ्री मान लो। 28 के अंदर क्या है कि तुम कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट बना हुआ है उसमें अटेंड कर सकते हो, रिलीजियस मीटिंग। लेकिन सवाल ये है कि नास्तिक क्या करें? हाँ पूछिए। तो बेटा याद रखना कि 25 से 28 में नास्तिक भी आते हैं। केरला की महिला का ये जो उत्तर देगा सुप्रीम कोर्ट, ये नया जजमेंट बनेगा, एक नई परिभाषा बनेगा कि नास्तिकों के लिए। अब जैसे वो महिला इस्लाम धर्म की है, बता दूं आपको, मुस्लिम है वो, तो उसने कहा कि मैं तो मानती नहीं। अब ये मुझसे कह रहे हैं कि तुम 1/3 संपत्ति की वारिस बनोगे। बोले वो तो मुस्लिम धर्म कह रहा है ना, मेरा तो कोई धर्म ही नहीं है, तो मेरे लिए है कौन सी किताब? तो ये सवाल है। तो इस वजह से उसका सवाल इस समय द हिंदू में बड़ा चर्चा में एडिटोरियल है ना, बढ़िया सवाल। तो ये याद रखना। चलो भाई अगला सवाल, ये तो खत्म हो गया। अब द हिंदू के एडिटोरियल पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तुम्हें दिखेगा तो नहीं एडिटोरियल, लेकिन मैं बता देता हूँ। हाँ, तो बीजेपी के एक जैसा उनका नाम है वैसे ही बड़े ज्वलित नेता हैं, उनका नाम है प्रज्वल। सुना है आपने? उनका पूरा नाम है प्रज्वल रेवन्ना। सुना है किसी ने? अब सुनो तुम द हिंदू का एडिटोरियल, और थोड़ा शर्मिंदा भी हो गए और मजा भी आएगा। कैसे? तो देखो द हिंदू का एडिटोरियल आज सुबह की जो न्यूज है वो नाम करती है बीजेपी पार्टी के बड़ा अच्छे नेता, इनका नाम है प्रज्वल। ठीक बेटा, ये कौन है? तो तुम्हें जान के ताज्जुब होगा कि इस देश में एक प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका नाम रहा था HD देवेगौड़ा। सुना होगा। HD देवेगौड़ा साहब जो हैं वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे, इस देश के प्रधानमंत्री रहे। ये साहब उनके पोते हैं, ठीक है? क्या नाम है इनका? प्रज्वल। अभी हुआ ये कि प्रज्वल साहब की जगह पर कर्नाटक में हसन सीट पर चुनाव हो गया, लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ उसके अगले दिन 3000 पेन ड्राइव शहर में बांट दी गई। उस पेन ड्राइव के अंदर इनका सारा गलत कृत्य था। ये महिलाओं का शोषण करते थे। एक एक वीडियो इनकी HD क्वालिटी में, जो भी क्वालिटी हो गई है, तो इनकी जो है वो पेन ड्राइव। और इतना ही नहीं, बस में ये बैठे, बस के पीछे चिपकी मिली, लोगों को पेन ड्राइव ले ली, लोगों ने रोड पे बांट दी। तो अब इनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आया है कि भैया ये मैं नहीं हूँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करा गया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो आपने देखी थी हाल ही में, कौन सी एक्ट्रेस थी एनिमल पिक्चर के अंदर काम करा था, कौन सी हीरोइन थी? भूल गए? साउथ की रश्मि मंदाना। केस देखा था? उनकी गर्दन अलग करके दूसरी लगा दी थी। डीप फेक वीडियो किस्सा बहुत चला कि वो एक लिफ्ट के अंदर आई है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा बढ़िया करा, लेकिन उनके संग में ट्रेजेडी हुई। अब सुनना वापस से, क्या पॉलिटिकल पार्टी का ये जो नेता है, अभी अपराध तो सिद्ध तो हुए नहीं कि वो पेन ड्राइव में यही बाबूजी है कि नहीं है, लेकिन 3000 वीडियो कलेक्शन का मतलब आप समझ रहे हो? औसतन प्रतिदिन कितनी महिलाओं का ये शोषण करता होगा। दूसरी बात, अभी तो ये न्यूज आई है कि करता होगा क्योंकि साबित नहीं हुआ। अब मजे की बात सुनो, ये बाबूजी ऑलरेडी सांसद है, और इस समय जब ये घटना हुई तो ये जर्मनी में है इस समय, जर्मनी में। अब समस्या ये है कि जर्मनी से वापस लाया कैसे जाए? द हिंदू यही बात कह रहा है कि नेताजी तो चले गए जर्मनी, और जर्मनी ऐसे वैसे बनी गए। संसदों को मिलता है विशेष प्रकार का, विशेष अधिकार वाला डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। तुम्हारा पासपोर्ट नीले कलर का होगा, सरकारी कर्मचारी का जब आप IAS IFS बन जाओगे तो सफेद कलर का होगा, लेकिन इन लोगों का जो पासपोर्ट होता है उसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बोलते हैं। वो ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए आवेदन करते हैं, वो मिलता है। ठीक, वो किसके पास था? मेनका गांधी जी के पास था। बड़े बड़े लोगों के पास रहता है जो संसद होते हैं। अब बेटा समस्या ये है कि सरकार जर्मनी से वापस बुलाए तो बुलाए कैसे?
तो लोगों का ये कहना है, द हिंदू कह रहा है कि भैया तुम इनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट खत्म कर दो, वो साधारण में परिवर्तित हो जाएगा, ये वापस आ जाएंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि जब तक भारत देश के अंदर दोष सिद्ध नहीं हो जाता, अपराधी नहीं माना जाता। तो अब देखते हैं इस केस में क्या निकलेगा। द हिंदू की इस समय लेजेंडरी चीज़ है, ये नेताओं के एथिक्स पे सवाल उठाता है कि नेताओं को अपनी इमेज को लेकर कितना पाकसाफ होना चाहिए। सोचने की बात है कि नहीं। तो ये आज का एडिटोरियल था, समझे बात। तो क्या नाम है, प्रज्वल रोहन। तो बेटा इसमें पासपोर्ट की एक बात हो रही थी, पासपोर्ट पे हो गई। खैर अगला एडिटोरियल सुनिए। अब एक और एडिटोरियल कहोगे सर आज ऐसी एडिटोरियल लेके आए हो। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, उनका नाम भी सुन लीजिए, इनका नाम है सीवी आनंद बोस। ठीक, अब सुनो, अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रचार करने के चक्कर में पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। चुनाव चल रहे हैं कौन सी, 18वीं लोकसभा में। कितनी सीटों पे, 543 सीटों पे। इसे पूरे भारत का चुनाव कहते हैं क्योंकि हर राज्य के अंदर लोकसभा की सीटें होती हैं। सबसे ज्यादा किसके पास है, तो उत्तर प्रदेश के पास है। अब सुनो बेटा ध्यान से, पश्चिम बंगाल में मोदी जी जा रहे हैं चुनाव का प्रचार करने, और राज्यपाल के इन्हें घर पे रुकना है जाकर के। अब मजे की बात सुनिए, अच्छा वो लाइट आ गई, ठीक है। राज्यपाल साहब के ऊपर पश्चिम बंगाल में उन्हीं की महिला कर्मचारी ने उन्हें छेड़ने के, यौन शोषण के आरोप लगा दिए। अब सोचो इस समय ये चल रहा है, मतलब पॉलिटिक्स का स्तर ये हो चुका है कि किसी भी नेता की स्थिति उतारने के चक्कर में। तो भैया तृणमूल कांग्रेस तो पार्टी की सत्ता है ही वहाँ, बीजेपी तो है नहीं ना, कांग्रेस है। तो पश्चिम बंगाल में आपके सीवी बैस साहब के ऊपर ये मामला आया, जबकि नरेंद्र मोदी जी की वहाँ विजिट होनी। देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक प्रश्न आपके लिए, क्या राज्यपाल पर या राष्ट्रपति पर मुकदमा दर्ज हो सकता है कि नहीं, बताओ, है ना यश? बताओ, तब तक प्रोजेक्टर कनेक्ट करके उसको हाँ भाई बताओ। प्रश्न तो ये आया भाई, ऐसे ही तो प्रश्न बनेंगे, कंसेप्ट के साथ ही तो पढ़ाने में मजा आता है। हाँ एक सेकंड, धन्यवाद। हाँ भाई बाल को बताओ, क्या लगता है बेटा? पूरी पॉलिटिक्स साफ करे बैठे हो, रुक जाओ बता रहा हूं। आर्टिकल 361 अनुच्छेद 361 ये रहे बाबूजी, आर्टिकल 361 आएगा, चलो ठीक है। आर्टिकल 361 अनुच्छेद 361 361 जिंदा जिंदा कहता है कि सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जब तक वो बने रहेंगे तब तक कोई केस दर्ज नहीं हो सकता। उदाहरण दे दो सर, तो भैया जब शीला दीक्षित जी जो कि दिल्ली की थी, पता है आप सभी को, दिल्ली के अंदर सीएम भी रहे, तो बेटा जब वो जिंदा थी उनका नाम आ रहा था कॉमनवेल्थ घोटाले में। तो जैसे ही सरकार ने उस समय कांग्रेस की, उन्हें जान पूछ करके राज्यपाल बना दिया था, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। सर गाड़ी चला रहे हैं, कुचल दे रोड पे से, कुचल दो, जब तक तुम राज्यपाल हो, तुम राजा हो, तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। अब ऐसे में इनकी छवि को खराब करने का आरोप किया जा रहा है, क्योंकि जो महिला ने उत्पीड़न की इनके ऊपर आरोप लगाए हैं, ये मामला 2019 का। तो ऐसे में तुम समझ रहे हो कि राष्ट्रपति जी को रोका जा रहा है, मतलब अपने देश के पीएम को रोका जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर जाके सफलतापूर्वक प्रचार ना कर पाए। तो देख रहे हो तुम पॉलिटिकल चीज़ों का नैतिक स्तर कहाँ जा रहा है, ऐसी खबरें निकलती भैया। तो आर्टिकल 361 के अनुसार राज्यपाल पर कोई आपराधिक मामला नहीं चल सकता। चलो भैया द हिंदू की अगली खबर पर चलो, ठीक है। हाँ, सीबीआई का अधिकार क्षेत्र बताओ भाई, कितने लोगों को लगता है कि सीबीआई जबरदस्ती जांच करती है बिना किसी बात? अच्छा पहले तुम्हें ताज्जुब होगा, मैं एक चीज बता दूं कि तुम्हें पता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर सीबीआई बनी थी। और पता है क्यों बनी थी? द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो सामान पड़ा था दिल्ली के अंदर, सामान कैसा, अब मान के चलो तुम हो नौसेना के अंदर, तुम हो सैनिक, तो तुम सैनिक हो, तुमने कुछ मिसाइलें रख रखी थी, अब कहाँ रखोगे? बड़े बड़े वेयर हाउस, बड़े बड़े भैया गोदाम में, तो उसके बाहर ताला मार दो। लेकिन चोरी तो होती थी, और भारत में चोरी तो हमेशा से ही होती रहती है। तो हुआ ये कि चोरी ना हो पाए द्वितीय विश्व युद्ध के बारूद की, इसलिए दिल्ली पुलिस विशेष टुकड़ी बनाई गई थी 1948 के आसपास में। बेटा वही टुकड़ी को आगे जाकर के बना दिया गया सीबीआई। आई बात समझ में? सर सीबीआई कौन से मंत्रालय के अधीन काम करती है बताओ बेटा? तो बेटा सीबीआई काम करती है मोटा भाई के मंत्रालय। देखो मोटा भाई सम्मान से लिखा है, गुजरात में मोटा भाई का मतलब बड़ा बड़ा होता है। अब ये बड़े भाई कौन है? अमित शाह।
तो सर कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं बेटा? वो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। सीबीआई, ईडी, कोई भी भारत के अंदर आंतरिक सुरक्षा की एजेंसी, जितनी भी तुम्हारी पुलिस है दिल्ली विल्ली में लगी है और भी जगहों की आर्मी, ये सब गृह मंत्रालय के कंट्रोल में आती। अब समझ आया? ऐसे विपक्ष नहीं कह रहा है कि बीजेपी पार्टी या सत्ताधारी पार्टी जानबूझ के ईडी और सीबीआई के छापे पड़वा देती। तुम बुद्धि लगाओ, तुम्हारे पिताजी के लिए ही तुम काम कर रहे हो, उनके ही बेटे हो, उनके इशारे पे तो काम करोगे। अब जो सीबीआई है ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो भैया गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय का बॉस कौन? गृह मंत्री। हमारे गृह मंत्री कौन? आदरणीय अमित शाह जी। तो क्या ये संभव नहीं लगता? आप समझे बात? तो सर आपने सीबीआई की न्यूज़ द हिंदू की आज क्यों उठाई? समझना यश, न्यूज़ ये आई है कि अब सीबीआई पता है खुल के क्या कह रही है? कह रही किसी भी राज्य में अगर केंद्र का कोई भी कर्मचारी नौकरी कर रहा होगा पकड़ा जाए। सर केंद्र का मतलब रेलवे की नौकरी। रेलवे की नौकरी कैसी नौकरी होती है? केंद्र की, सेंट्रल। अगर कोई रेलवे का कर्मचारी पकड़ा जाएगा तो ये कह रहे हैं सब पुलिस नहीं पकड़ेगी, हम पकड़ेंगे। मतलब जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनमें कोई भी कर्मचारी जो केंद्रीय सर्विसेज कर रहा हो, वो कोई भी भ्रष्टाचार करे, कुछ करे, हम पकड़ेंगे। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फटकार लगा दी, बोले ये क्या बात है? फिर तो पुलिस वाले और नहीं काम करेंगे, वो कहेंगे वो हत्या हो गई है, रेलवे का है, सीबीआई आ जाओ भैया, हम नीलाश उठाएंगे, हम निपटाएंगे। तो वो तो जांच ही नहीं करेंगे। तो बेटा तुरंत ही डांट लगाई और तुरंत ही इसके तहत ये बिल्कुल गलत चीज़ है, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो ये द हिंदू एडिटोरियल से बता रहा है कि सीबीआई अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर के ये कह रहा है कि भैया हमें दे दो, जब भी कोई सेंट्रल का आदमी होगा तो इसके लिए डांट लगा दी गई। किसने लगाई? न्यायालय ने साफ पूछा, पढ़ो जरा, अगर केंद्रीय कर्मचारी डाका डाले, ये न्यायालय ने पूछा, मेरे शब्द नहीं है, कि अगर केंद्रीय कर्मचारी डाका डाले तो क्या राज्य पुलिस जांच ना करे? भैया करना चाहिए। अरे आपके राज्य के अंदर अभी किसी को कूट दिया जाए तो केंद्र कर्मचारी कहेगा मैंने मारा, जब तक सीबीआई आएगी मैं जा रहा हूँ वापस। तो इसलिए पहले तो तुम 112 नंबर पे ही मिलाओगे, वो बात अलग है, वो सुविधा शुल्क लेकर के सुलह करा देंगे। जो सुविधा शुल्क नहीं समझ रहा है वो तुम पे बीतेगी तब समझ। चलो ठीक है। तो बेटा याद रखना, ईडी की गिरफ्तारी को लेकर ऐसा ही मामला सामने आया। आप पता है ऐसा क्यों कहा? दोस्तों भारत में एक जांच एजेंसी और है जिसका नाम है ईडी, बड़ा चर्चा है। ईडी का पूरा नाम ध्यान देना बेटा, ईडी का नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन। जब भी देश के अंदर कोई पैसों का मामला होगा, जैसे बैंक से पैसा काला धन के रूप में, किसी कर्मचारी ने पैसे का गबन करा, नेताजी ने रोड बनाने के लिए पैसा लिया, खुल गए, तो ऐसे में कौन छापा मार सकता है? सिर्फ ईडी, क्योंकि ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए देखती है। केजरीवाल जी 21 मार्च को गिरफ्तार हुए, किसने करा? ईडी ने। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा क्यों गिरफ्तार हुआ, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने शराब नीति बनाई थी दिल्ली में, उन्होंने ये कहा कि हम शराब के रेट बिल्कुल कम कर देंगे, लेकिन ये आरोप है कि उन्होंने शराब के भट्टियों के जो ठेके हैं वो दक्षिण भारत की एक एजेंसी को पैसा लेके, रिश्वत 300 करोड़ तक लेकर के वो सारे ठेके दिए। इसी वजह से ईडी ने, क्योंकि पैसों का मामला आ गया, तो ईडी ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट कर दिया। हवाई बात समझ, तब से वो अभी तक कहाँ है? कौन कह रहा है गोवा की ट्रिप पे? जेल में है, जेल में है, जेल में, गोवा नहीं है वो। चलो देखो, तो बेटा ऐसा पता क्यों कर रही है ये एजेंसी सीबीआई? क्योंकि ईडी का एक अधिकारी तमिलनाडु में गिरफ्तार हो गया तिहाड़ जेल में है, तिहाड़ जेल में। बिल्कुल। और मजे की बात सुनो, तिहाड़ जेल उन्हीं के अधीन है। तिहाड़ जेल के देखा जाए तो बॉस वही है। अब सोचो, एक कर्मचारी डंडा लेके एक हाथ में कहता होगा सीएम को तो मार नहीं सकता, इस हाथ में सीएम के लिए डंडा, इस हाथ में कह, अब क्या ही चलता हो। खैर, उन्होंने अपना आईफोन भी नहीं खोलने दिया। और आपको ये बताइए कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत आपका फोन आपके पिताजी भी लेके नहीं खोल सकते? ये तो सर जरूर बताए थे, जरूरत पड़ती रहती। हाँ, कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 21 निजता का अधिकार पहला, और दूसरा आर्टिकल 20 का 3, कोई भी अपराधी अपने विरुद्ध कभी भी साक्ष्य नहीं दे सकता। ये बात याद रखना। चलो भैया, और 5 मिनट की बात 1.5 घंटा हो जाए। सीबीआई का अधिकार क्षेत्र हो गया, ये लो, चीन और सड़क। अब देखो भैया ध्यान से सुनना, ये बड़ा दुखद खबर है, ठीक है, ध्यान से। अब ये अगर बात करें तो इसे काट दें, क्योंकि ये क्या बन गया? लद्दाख, और ये क्या बन गया? जम्मू और कश्मीर। कब बन गए? तो हमारे मोटा भाई की मेहरबानी है कि 5 अगस्त 2019। ये तो पता है ना कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया, उसे 2 हिस्सों में काट दिया, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश चल गया। याद रखना एक और चीज, जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में 5 साल बाद यूपी के चुनाव होते हैं, लद्दाख में नहीं देखोगे, क्योंकि यहाँ कोई विधानसभा है ही नहीं।
जम्मू कश्मीर में 3 सीटें हैं और बीजेपी ने 3 सीटों पे एक भी आदमी खड़ा ही नहीं करा अपना कैंडिडेट, पता नहीं क्यों नहीं खड़ा करा। आप सुनो मजे की बात, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, सुनो। इतना नालायक है पाकिस्तान, उसने हमारे इस हिस्से को कब्जा कर रखा है। ये वाला इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो इंडिया का है, ये पीओके है, मतलब जो पाकिस्तान ने कश्मीर के रखा है। अब पाकिस्तान इतना घटिया पहले से ही था कि इसने इस कश्मीर में कुछ हिस्सा जो है ये दे रखा है यहाँ पे कब्जा वाला किसको, चीन को। चाइना इसी जगह पर रोड बना रहा था। अब पाकिस्तान ने एक बेवकूफ़ों की हरकत और कर दी, इसने कुछ हिस्सा तो चीन को दे दिया और चीन क्या कर रहा है, सड़क बिछा रहा है। सड़क बिछाने से सर हमें क्या नुकसान होगा, अरे भैया यहाँ सड़क बिछेगी, यहाँ आर्मी रहेगी, तुम्हारे लद्दाख में घुस जाएगी, नहीं घुस जाएगी, घुसेगी नहीं, तो इसलिए हमें बचाना चाहिए था। हम सही समय पे विरोध नहीं कर पाए, उस समय हमारी सरकारें भी ऐसी थी, विरोध नहीं करा। अब एक और गुस्ताखी होगी, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा चीन ने ना कब्जाया ना उसका था, पाकिस्तान के पास ये हिस्सा था हमारा, इस पर पाकिस्तान ने पूरी तरीके से आधिपत्य नहीं स्थापित कर रखा था। लेकिन मक्कार पाकिस्तान ने 1963 के दौरान एक संधि करी थी कि इस पे हमें दिया जाए। इसने क्या करा, ये हिस्सा उठा करके अभी कल चीन को दे दिया, बेच दिया। मतलब मैं अपना जूता रख जाऊँ राजीव के पास और राजीव का मेरा ही जूता बेच दो, ये वाली बात हो गई। तो भाई मैं तो कहूँगा क्यों बेच दिया, अब राजीव करेंगे कि 15 साल से तो आए नहीं, हमारा ही हो गया, मैं तो पार्टियों में भी हो आए पहन के। तो समझिए बात को बेटा, यहाँ चीन की मक्कारी कि चीन ने सक्षम वैली, अब इंडिया ने कड़ा विरोध करा है। इंडिया सीधे कह रहा है कि या तो कायदे से आ जाओ, और वो चीन लेने के लिए क्यों तैयार है बेटा, समझो इसी के पास में सियाचिन ग्लेशियर है, और सियाचिन ग्लेशियर ऐसी जगह है जिसकी ऊंचाई बहुत है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल वही है। अगर इंडिया का सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तानी कब्जा लेंगे तो ऊपर से अटैक करना बहुत दिक्कत वाली बात है। यही समस्या हो गई थी कारगिल के समय। कारगिल के समय भी लोग टाइगर चोटी पे जाके बैठ गए थे, नीचे का हिस्सा था, ये ऊंचे पर बैठे थे, तो ऊंचाई से नीचे मार दे रहे थे। हमने अमेरिका से मदद मांगी तो अमेरिका बोला ना हम मदद नहीं कर सकते, तुम्हारा आंतरिक विवाद है, तुम निपटो। अमेरिका ने हमें जीपीएस नहीं दिया था, वही जीपीएस जो आज की डेट में तुम्हारा स्विगी वाला कहता है गली दिख रही, आ रहा है आ गया, बहन जी कहाँ हो, पिज्जा आप ही का, कुत्ते लिपट गए स्विगी वाले। तो समझो, तो आज जो वो जीपीएस यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यही जीपीएस उस समय नहीं दिया था, इंडिया ने अपना डेवलप करा खुद का। तो इंडिया के पास में इंसेक्ट और नाविक दोनों, लेकिन उन लोगों ने हमारी मदद नहीं करी। तो बेटा समझिएगा, फिर से गधे बेवकूफ़ी कर रहे हैं पाकिस्तान वाले कि पाकिस्तान ने ये वाला जो हिस्सा उठा के है, जो कि 1963 के समय भारत पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई थी, ये उठा करके चीन को देने का प्रयास कर दिया। ठीक है, जीएसटी के संकलन पे ज़्यादा तुम्हें बोर नहीं करूँगा। सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में होता है सर, क्यों? क्योंकि साल भर तुम्हारे पापा पैसा जमा नहीं करते, आखिरी डेट पे। इसका खामियाजा तुम भुगत चुके हो जब स्कूल में होगे। बेटा फीस कर देंगे, बेटा फीस कर देंगे, बेटा स्कूल क्यों नहीं जा रहे, स्कूल वाले बोले पढ़ा ही देंगे, क्योंकि तुम घर आ गए, नानी कट गया, समझे? तो कभी कभी पेरेंट्स अपनी आर्थिक समस्याओं के चलते फीस लेट करते हैं और कुछ आलसी होते हैं मेरी तरह। तो कुछ कहते हैं कि अरे कर देंगे, स्कूल वाले तो चीखते ही रहते हैं 15 दिन पहले। तो बेटा यही बात होती है कि ये अप्रैल का जो महीना आता है, वित्तीय वर्ष कब से चलता है? 31 मार्च से 1 अप्रैल। तो बेटा जितने व्यापारी हैं वो अप्रैल में भागते हैं पैसा जमा करने। इस बार का जीएसटी भारत में अब तक का सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन रहा है 2.1 लाख करोड़ का। ये बात निर्मला सीतारमण जी ने कही। जीएसटी कैसा कर है इकोनॉमिक्स वालों, आप प्रत्यक्ष, यानी जीएसटी जो है वो आप सीधे सीधे नहीं देते। आपने जब कपड़े खरीदे, चीनी खरीदी, बिस्किट खरीदा, तो उसमें जो भी कर है वो दुकानदार को गया, दुकानदार से सरकार को गया, तो डायरेक्टली आपने पे नहीं करा। ये इनडायरेक्ट जीएसटी, इनडायरेक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017। सब याद आ रहा होगा धीरे धीरे, क्या ही गल्लों भी याद करोगे। चलो पेटेंट से मतलब नहीं, हाँ ये बड़ा अच्छी खबर, ये मज़ेदार खबर है, मज़ेदार। उम्र के साथ साथ आदमी को अपनी बुद्धि के लायक ध्यान देने चाहिए। जे चचा गए हैं सटिया, अब 82 साल के तो जो खुदैया हैं जो बाइडेन, ठीक, कौन है ये? अमेरिका के राष्ट्रपति। इनसे पहले एक सनकी राष्ट्रपति था जिसका नाम क्या था? ट्रंप का। अब दोबारा ट्रंप हो ये आमने सामने। सुनो मजे की बात, इनके घुटनों में दर्द रहता है, बातें कर देते हैं दूसरे दर्द की। इन्होंने कहा कि अमेरिका इतनी तरक्की क्यों कर गया पता है? ये तो तुम भी जानना चाहोगे।
बोले क्योंकि अमेरिका में नस्लवाद नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी लोगों को ही वरीयता नहीं मिलती, सबका साथ सबका विकास। हमारे अमेरिका में वाइट आ जाए उसके लिए भी हमें, ब्लैक आ जाए उसके लिए भी हमें, लेकिन इंडिया और चीन और जापान ये लोग जो है ना, ये सिर्फ अपने ही लोगों को वरीयता देते हैं, कोई अंग्रेज आ जाए उससे अंतर करते हैं। तो इसी वर्ड को अंग्रेजी में बोला जाता है एक्सेनोफोबिया, जिसे जीनोफोबिया बोलते हैं। तुम्हारा एसएससी अंग्रेजी में यही वर्ड फेंकेगा, जीनोफोबिया। फिर तुम कहोगे हैं अंग्रेजी में जे कहाँ से दे दो, तो भैया ये जो जीनोफोबिया है इसका यही मतलब होता है जब किसी में आप क्या करते हो, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। तो इन्हें ये बताओ कि भारत में आज की डेट में सबसे ज़्यादा विविधता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लड़की का भाई, सब हमारे यहाँ भाई भाई। भैया सबसे आसान बात, सीमा हैदर कोई नेहरू पार्क में थोड़ी घूमने आई, वो तो छोड़ो, अकेले तो तार उठाए के आए गई, 3 बच्चों से क्या कहा होगा, हाँ 3 बच्चों से क्या कहा होगा, बेटा चलो नए अब्बू कने चल रहे हैं, जे वाला तार तुम उठाओ, दूसरा फैजल उठाए, तीसरा मुन्ना उठाएगा, अब निकल गए नीचे से। मतलब बच्चे को उस औरत ने कैसे समझाया होगा कि बेटा ये तार उठा के अवैध तरीके से जा रहे हैं। और अभी तो मीडिया वाले इतना घुस गए हैं कि बेचारी के पेट में गैस हो तब भी कह रहे हैं लो फिर से हो रहा है एक बार। अरे भैया उसका निजी जीवन, सीमा है ना। और वास्तव में सचिन को देखने के बाद तो मुझे ये विश्वास हो गया कि इंस्टाग्राम पे डीपी सही लगनी चाहिए, फिल्टर की वजह से लड़की पाप कर गई, वो अब पाप हो जाने सकती। वहाँ वाले उसके पति ने यहाँ केस डाल दिया, कल्लो कर। और वैसे भारत को जरा सी बातों में खबर रहती कौन आ रहा है तार उठा के, मतलब बॉर्डर पार करके। सीमा हैदर घुस गई, बालक भी हो रहा है, छंद भी गा ली है, धर्म भी परिवर्तित हो गया, पुराने वाले से फोन पे बात भी हो गई, उनके चक्कर में पड़ोस की आंटी ने लप्पू सा सचिन भी बोल दिया, उसके बावजूद भी देश में कुछ नहीं। अब सीमा हैदर मजे से भारतीय नागरिकता भी ले लेंगे एक दिन, वैसे तो कोई नियम नहीं जो उन्हें देते, तो याद रखना वो अवैध है तो अवैध है। तो मैं यही तुम्हें बता रहा हूँ कि इन्हें बताओ, सीमा हैदर से तो डायरेक्ट वीडियो कॉल करवा देनी चाहिए इनकी, और सीधे कह दे का जीनोफोबिया पकड़ रहे हो, पागल हो गए हो क्या, क्या जीनोफोबिया कर रहे हो, पाकिस्तानी यहाँ बैठी है पूरा बिना वीजा बिना पासपोर्ट के, दिख नहीं रहा तुमको चचा। खैर अब तुम इस मुद्दे को याद रखना। हाँ मेंस्ट्रुअल छुट्टी एक अच्छी बात है बेटा। महिलाओं के संबंध में द हिंदू ये कहता है कि किसी भी सरकार ने, हर सरकार चुनाव से पहले घोषणा पत्र निकालती है, जिसे अंग्रेजी में मैनिफेस्टो कहते हैं। उस मैनिफेस्टो के अंदर सरकार लिखती है, जैसे बीजेपी ने लिख दिया कि हम करोड़ों नौकरियां लाएंगे जब 2047 आएगा, तब तक हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, 2-4 बालक हो ही जाएंगे हमारे बड़े, ठीक, उन्हें दे देना तुम नौकरी। फिर उनसे कहना 2097 में नौकरी लाएंगे। तो बेटा सुनो, जब भी सरकारें ऐसा कोई घोषणा पत्र निकालती हैं तो बेटा इसमें एक बात ये कही गई है कि कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो मेंस्ट्रुअल पेन के प्रति थोड़ा भी ध्यान देती है। ये लेख इस बात की याचिका को डालता है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई कि महिलाओं को मेंस्ट्रुअल पेन सभी घर में होता है, हमारे घर में मम्मी फीमेल, जिसके घर में फीमेल है वो ये चीज़ समझ सकता है, मेंस्ट्रुअल पेन एक नेचुरल अकरिंग चीज़ है, फिनोमिना है। तो बेटा मासिक धर्म के लिए महिलाओं को क्रैम्प्स होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसके लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि भाई छुट्टी ज़्यादा होनी चाहिए, हफ्ते में 2 छुट्टी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसमें कुछ नहीं कहा। इससे एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या भारत और अन्य देशों के मामले में, भारत में और अन्य देशों में लैंगिक अनुपात कितना है, क्या महिलाओं को समान रोल मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये याद रखना, द हिंदू इस पर एक बात उठाता है, आप इस मुद्दे को। अच्छा, द हिंदू की समझ क्यों जरूरी है? जैसे आप आईएएस के इंटरव्यू में गए, उसने कहा बताओ आप अमेरिका से क्यों प्रभावित है, तो आपने कहा बिल्कुल प्रभावित नहीं सर, अमेरिका हम पे गलत एलिगेशन लगाता है, जीनोफोबिया समझा दिया। उसने कहा कि आप महिलाओं के लिए कोई ऐसी चीज़ बताइए जो आप नेता बन गए तो लागू करोगे, तो सोचो यार नेता नहीं आईएएस ऑफिसर बन के अपने जिले में करोगे। तो अगर तुमने तुरंत कह दिया कि मैं महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा मेंस्ट्रुअल छुट्टी दूंगा डीएम बनने के बाद, सोचो क्या इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि वो कोई करंट अफेयर लाते तो नहीं, अखबार ही तो पढ़ते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि से तुम्हें कनेक्शन आना चाहिए कि मुझे अपने इंटरव्यू को कैसे किस दिशा में ले जाना। अगर तुम अपने इंटरव्यू के अंदर बोल रहे हो कि मुझे पर्यावरण का ज्ञान है, तो तुम्हें पूर्णिमा के बारे में पता होना चाहिए। मैडम पूर्णिमा के बारे में जो भी पता है कि भैया उन्हें क्या मिला, ग्रीन ऑस्कर मिला, तो तुम बता सकते हो कि ये कैसा पुरस्कार भी है। तो तुम्हें अपने इंटरव्यू को आईएएस पीसीएस में दिशा ले जाने के लिए करंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इतनी डीप चीज़ों को मैं समझाऊँ। तो हमारी क्लासेस में यही रहेगा, एमसीक्यू रहेंगे डेली वाले, जैसे पूरे हफ्ते में नहीं आया तो थर्सडे को आऊँगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के 20-22 क्वेश्चन मिलेंगे, बन रहे। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं द हिंदू के, मिंट के, इंडियन एक्सप्रेस के, अगर तुम कहो तो मैं वो भी समझा दिया। बताओ द हिंदू अगर तुम्हारी पढ़ने की चेष्टा हो तो बताओ। चलो भैया इसका उत्तर दे दो, फिर बंद करते हैं। हाँ,
राज्यपाल को आपराधिक मामलों में कोई प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होती है। सर पहला पॉइंट गलत है। हाँ रजिस्टर पे साइन बाइन कर लो भैया। प्रधानमंत्री को सभी मामले में प्रतिरक्षा होती है। लो इसका उत्तर देख लो बेटा, इसका उत्तर ये होगा कि आपराधिक मामले में कोई प्रतिरक्षा नहीं होती। गलत है, ये होती है। कौन सी होती है? अनुच्छेद 361। प्रधानमंत्री को सभी मामले में नहीं, 361 के अंदर दो ही लोगों का जिक्र होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। प्रधानमंत्री ने अगर ये अपराध करा होता तुरंत जेल, सीएम ने अपराध करा होता योगी जी ने तुरंत जेल। ये ध्यान रखना। किसे मिलती है छूट? राज्यपाल, राज्यपाल। ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बता दीजिए। हर राज्य की कानून व्यवस्था आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होती है। समझना ये पूछा है हर राज्य की कानून व्यवस्था क्या सिर्फ केंद्रीय? नहीं, क्योंकि हर राज्य के भी गृह मंत्री होते हैं। एग्जाम्पल मध्य प्रदेश के नरोत्तम दास मिश्रा बड़ा खतरनाक वाले, हर राज्य के पास भी ये गृह मंत्री होता है। तो बेटा ये उत्तर इस वजह से गलत हो जाएगा, हर राज्य की कानून व्यवस्था केंद्रीय के पास नहीं, राज्य के पास। ठीक, इसको बताइए, संविधान इसको प्रबंधित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकता है? क्या लगता है? क्योंकि केंद्र सरकार बहुत नियम में चेंजेस करे जा सकते हैं। तो बेटा याद रखना, एडिटोरियल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होती है वो ये बनेगी। बाकी जो पर डे के करंट अफेयर होते हैं वो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में करा दिया। अब जैसे यूएन तो आज मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, यहाँ का टॉपिक नहीं था। ऐसे टॉपिक जब पढ़ाने होंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो मैं पहले बता दूंगा कि हम यूएन पढ़ेंगे, नाटो पढ़ेंगे। लेकिन 7-8 क्लासेस हैं तो क्लासेस में तुम्हें डेटा थोड़ा ज़्यादा लगेगा, वो इसलिए क्योंकि 7 ही 8 क्लासेस हैं। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ के मजाक करूँ, मतलब पढ़ाई भी ना हो और सब कुछ दिमाग के ऊपर से निकल जाए और कल को तुमको सर ने कुछ पढ़ाया भी नहीं। तो चिंता ना कीजिएगा, जितने भी करंट अफेयर है वो सब मैंने पहले से प्री प्लान कर रखा है। अब जो डेली के तुम्हारे करंट अफेयर तैयार हो रहे हैं, अब जब मैं थर्सडे को आऊँगा तो करीब 30 या 35 क्वेश्चन होंगे। कौन सी वाली? हाँ कुछ पीडीएफ ये पुरानी वाली है ना करंट की, तो मैंने ग्रुप में पहले से इसलिए डालना शुरू कर दी ताकि कम से कम ग्रुप में तुम्हारा